तो होपफुली आप सभी का एग्जाम आज इंग्लिश का अच्छा हुआ होगा। और ये क्लास आज की कल के एग्जाम कंप्यूटर क्लास 10 यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम लोग वन से चैप्टर से लेके बाकी के सारे चैप्टर्स का जो भी रिवीजन है वो बहुत ही इजी तरीके से करेंगे, बहुत ही फन के तरीके से करेंगे, एकदम हंसी मजाक के साथ करेंगे। और प्लस एक एक टॉपिक को हम लोग माइंड मैप के थ्रू एकदम इजी तरीके से समझने वाले हैं। तो इस क्लास को पूरा देखना, इस क्लास को शुरू करने से पहले एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाना। जितने भी माइंड मैप यहाँ आपको बताए जाएं उन सभी को अपने हम लोग कह लें कि अपनी कॉपी के अंदर उनको कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर कर लेना और उसको लेके चलना, तभी ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और मैं ये एश्योर कहने वाला कह रहा हूँ यहाँ पे कि इस क्लास में आप लोग जो कुछ पढ़ेंगे वो सब आपको कल के एग्जाम के अंदर एज इट इज देखने को मिलने वाला है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाशन पिक्सल्स। तो सबसे पहले मैं थैंक्स देना चाहूँगा आप में से ही एक बच्चे को जिसने मुझे ये एक नया पेन टैब, आप शायद स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसको गिफ्ट किया। और वैसे मेरे पास एक पहले से पेन टैब था बट वो किसी और का था और मुझे देना भी था उसको, तो मुझे रिक्वायरमेंट भी थी। तो उसने अपना नाम बताने से मना किया है, लेकिन फिर भी आपको बेटा बहुत बहुत धन्यवाद इस पेन टैब को गिफ्ट देने के लिए, है ना। तो चलिए आज की इस क्लास को इसी नए पेन टैब के साथ में शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या है। तो जैसा कि आपने पहले देखा होगा कि हम लोग इस क्लास के अंदर सारे क्वेश्चंस को एकदम बहुत ही इजी तरीके से माइंड मैप के थ्रू करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को और एकदम इंटरेस्टिंग के साथ में मीम्स वगैरह को एंजॉय करते हुए एकदम फुल मज़े के साथ में इस क्लास को देखेंगे। एक कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठ जाना, ये रिक्वेस्ट है। स्क्रीनशॉट लेना, सर पीडीएफ शेयर कर दीजिए, इन सब चक्करों में बिल्कुल भी मत रहना, क्योंकि इनसे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। ठीक है, अभी लगभग 4 साढ़े 4 बजा होगा। एक कॉपी ले लो, एक पेन ले लो, जैसे जैसे जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कान में ईयरफोन लगा के सुनते रहो उसको, और क्या करते रहो, और साथ में ही उसको नोट करते हुए कहीं ना कहीं चलो, ताकि जब आप कल एग्जाम देने जाओ तो उसके जस्ट पहले आपका अच्छा सा रिवीजन एक वहाँ पे हो जाए। ठीक है, तो कुछ लाइनें हैं दिनकर जी की रश्मिरथी से, है ना, जो लाइनें कहती हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, है ना। तो हम लोग भी कल के एग्ज़ाम, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम मिला है हम लोगों को, कल हमारा एग्ज़ाम है, आज ही आप सभी अपना इंग्लिश का एग्ज़ाम देखिए अभी भी आए होंगे, तो इन विघ्नों को गले लगाते हैं हम लोग भी और कांटों में राह को बनाते हुए श्री गणेशाय नमः करते हैं अपने इस चैप्टर नंबर 1 का, है ना। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ पीडीएफ को, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से थोड़ा सा दिखती रहें। देखो, ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने वो आ रहा है कि सर आखिर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। ठीक है, ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है आपके स्कूल का कीबोर्ड। क्या है ये? कीबोर्ड है, जो कि कभी भी यूज़ नहीं हुआ है और उसमें क्या है, सब फूल पत्ती उगाई है। ठीक है, तो देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या हैं, क्या होती हैं सर, है ना। पेन बदल दें, बताते हैं, ये लो। ठीक है, देखो हुआ क्या कि एंशियंट टाइम में, है ना, पुराने समय में क्या होता था कि जो इंसान था वो क्या करता था, वो कई सारी चीज़ों का यूज़ करता था, वो कई सारे हम लोग कह लें कि सिम्बल्स का यूज़ करता था। किसका यूज़ करता था वो कई सारे सिम्बल्स का यूज़ करता था अपने चीज़ों को डिनोट करने के लिए। जैसे कि मान लो उसको अपने गाय भैंसें गिननी है, बकरियाँ गिननी है, तो उसने क्या किया, एक बकरी है तो एक लाइन, फिर 2 लाइनें, फिर 3 लाइनें, ऐसे करके उसने खींचना शुरू किया। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है और क्या हुआ, कुछ नंबर सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हम लोग कह लें कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और फिर ये 5 हो गया एंड सो ऑन। ये कुछ नंबर्स बने, इनको हमने कहा क्या है ये, सर ये तो रोमन नंबर्स हैं। ठीक है, फिर ठीक है कोई बात नहीं, फिर हमने कहा कि ये क्या है, 1 2 3, है ना, 4 5 6, ये क्या है, ये भी एक नंबर सिस्टम है, अलग तरीके का है। फिर एक आता है ये आपका 1, है ना, 2 3 4 4, शायद 4 ऐसे करके बनता है ना, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। 5 ऐसे बनता है, 6 शायद ऐसे बनता है ना, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे भी पढ़े। तो ये हमारा इंडियन नंबर सिस्टम है, मतलब जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसको हिंदू नंबर सिस्टम भी कहते हैं। ये हमारा रोमन नंबर सिस्टम है। और ये जो बीच में है ये क्या है, ये हमारा है इंडो अरेबिक नंबर सिस्टम। मतलब जब अरब का नंबर सिस्टम इंडिया से मिक्स हो गया तो उसको हमने कहा इंडो अरेबिक नंबर सिस्टम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। ठीक, अब देखो आगे। ठीक है, तो इसी तरह क्या है ना कि कंप्यूटर के अंदर भी क्या है, देखो अब ये सब क्या है, ये सब आपकी नंबर सिस्टम की बात हो गई यहाँ पे।
अब क्या है, देखो इसी से क्या निकल के आती है, इससे निकल के आती है लैंग्वेजेस। ठीक है, देखो लैंग्वेजेस क्या होती हैं, भाषाएं क्या होती हैं कि मीडियम ऑफ अ कम्युनिकेशन, कि किसी भी हम लोग कह लें कि हम आपको समझा रहे हैं तो हम यहाँ पे हिंदी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हिंदी भाषा को बोल रहे हैं, तो ये हिंदी क्या है, ये हिंदी एक हमारी लैंग्वेज हो गई। इसी तरह जब मान लो आपने स्कूल में बात करते हो, या आपने आप फ्रेंड से बात करते हो, या मान लो आप किसी बिहार के रहने वाले हो, या मान लो आप किसी अदर स्टेट के रहने वाले हो, या आपके सिस्टर रहने वाले हैं, तो आप बंगाली बोल रहे हो, आप बिहारी बोल रहे हो, आप पंजाबी बोल रहे हो, तो ये सारी क्या है, भाषाएं हैं, एक मीडियम है किसका, कम्युनिकेशन का। ठीक है सर, तो समझना के लैंग्वेज क्या होती है। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, देखो इसी तरह क्या होता है ना, कंप्यूटर की भी कई सारी अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं। आपने पढ़ा होगा क्लास 9 के अंदर बाइनरी लैंग्वेज है ना, उसके बाद आपका हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ऐसे ही कई सारी लैंग्वेजेस होती हैं जिनके थ्रू क्या होता है कि जो कंप्यूटर है वो हमारी बात को समझता है। जो कंप्यूटर समझता है खाली एक चीज़, क्या समझता है कंप्यूटर, खाली वो समझता है, खाली किसको, वो खाली समझता है भैया बाइनरी लैंग्वेज को। ठीक है, उसके अलावा कंप्यूटर कुछ नहीं आता है। लेकिन हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू और उसके अलावा हम लोग जो कंपाइलर्स हैं, इंटरप्रेटर्स हैं, इन सब के थ्रू अपनी बात को कंप्यूटर को समझा सकते हैं। ठीक है, तो वही होती हैं क्या, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस। कुछ ऐसी स्पेशल लैंग्वेजेस होती हैं जिनका यूज़ हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं, मतलब प्रोग्राम्स को डेवलप करने के अंदर उनको हम लोग यूज़ करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आपको उनको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जस्ट लाइक सी लैंग्वेज हो गई आपकी, C++ हो गई है ना, C# वगैरह हो गई आपकी, पाइथन हो गई है ना, पाइथन हो गई आपकी, और आपकी कौन सी हो गई, जावा सर हो गई है ना। ठीक है, और क्या आपकी आती है सर, HTML नहीं है ना, HTML तो यहाँ पे वो आ गई आपकी वेब डिज़ाइनिंग लैंग्वेज ना, उसके अंदर कत आपकी आएगी। या मान लो हम लोग कह लें आपकी SQL हो गई है ना, ऐसी कई आपकी DB यूज़ होती है DBMS के अंदर। तो ऐसी कई सारी लैंग्वेजेस हैं जिनका हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। पाइथन कहाँ पढ़ा आपने सर, पाइथन से हमें याद आ गया AI है ना, याद करो भाई, हर चीज़ को कनेक्ट करते हुए हम लोग यहाँ पे एकदम चलने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जिसकी, ये बात हो गई इसकी, ये बात हो गई हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। अब देखो जनरेशन्स क्या होती हैं कंप्यूटर की। ठीक, थोड़ा बड़ा कर लें इसको, शायद दिख रहा होगा आपको होपफुली अच्छे से। ठीक है, कोने का शायद छुप जाएगा, अब दिख रहा होगा ये आपको। ठीक है, देखो देखो क्या होते हैं जनरेशन्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरेशन कौन कौन सी होती है, देखो तो पहले बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन की। तो यहाँ पे देखो क्या क्या डेवलपमेंट, यहाँ डेवलपमेंट होती है किसकी, मशीन लैंग्वेज की, जिसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे पूरा जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसका डेवलपमेंट हुआ, मतलब वही 1 0 1 0 इन सब का डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे कब, आपकी पहली जनरेशन के अंदर। एग्जाम में क्वेश्चन आगे बताओ MCQ में कि भैया बताओ जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है इनमें से कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन की है। कई सारी लैंग्वेज दी, असेंबली लैंग्वेज दी है, बाइनरी लैंग्वेज दी है, C दी है और चीज़ें दी गई। तो क्या आपका ऑप्शन सही होगा, आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा कौन सा, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, फिर देखो आता है सेकंड जनरेशन। अब देखो इसमें क्या हुआ, इसमें यहाँ पे जो आपकी असेंबली लैंग्वेज थी इनका डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे, इसका असेंबली लैंग्वेज का, और इसको चेंज करने के लिए किसका यूज़ हुआ यहाँ पे, असेंबलर का यूज़ हुआ ना। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर या बाइनरी लैंग्वेज के अंदर चेंज करता है। और यहाँ पे क्या हुआ, आपके न्यूमेरिक कोड्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया। फिर देखो आपकी आती है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। यहाँ पे क्या हुआ, आपकी जो HLL है मतलब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, इनकी डेवलपमेंट धीरे धीरे होना यहाँ पे स्टार्ट होती है। फिर आप मतलब कौन सी आपकी, जैसे मान लो C हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई, ये सब। फिर आपका आता है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जहाँ पे क्या किया गया, आपकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। और इस टाइम में जैसे कि मान लो आपकी हो गई SQL है ना, ये सारी जो भाषाएँ थी ये सभी कहाँ पे डेवलपमेंट होती हैं, कहाँ ग्रोथ इनकी ग्रोथ होती है, वो होती है इनकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, फिर देखो आपका आता है फिफ्थ जनरेशन। यहाँ पे जो AI लैंग्वेजेस थी, पाइथन पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है ताकि पाइथन के थ्रू हम लोग AI को और अच्छा डेवलप कर सकें। इसके अलावा आपकी कई सारी अदर लैंग्वेज का भी यूज़ होना यहाँ पे स्टार्ट हुआ, और AI को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन के अंदर डेवलप किया गया। और ऐसा बनाया गया ताकि जो आपका हम लोग कह लें कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया ताकि जो AI है वो इंसानों की भाषा को भी एकदम ईजी तरीके से समझ पाए, और हम लोग भी एकदम वॉइस कमांड देके एकदम बोल के उसको ईजिली अपने कमांड को, अपने टास्क को कर पाएँ। ठीक है, ठीक हो गया। अब देखो बात आती है यहाँ पे किसकी, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। अब देखो सर ये क्या होता है आखिर, ये तो बच्चा जानता है, पहले पढ़ चुके हो। पहला आपका देखो आता है यहाँ पे इंटरप्रेटर, सॉरी कंपाइलर फर्स्ट आएगा, फिर आप ये देख लेना, फिर आप ये देख लेना। देखो क्या क्या होते हैं तीनों, बहुत इंपॉर्टेंट। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर करता है हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है। क्या करता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये चेंज करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज के कोड में चेंज कर देता है। मतलब मान लो आपकी C है तो वो क्या करेगा, C लैंग्वेज में आपने जो भी कोई कोड लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी आपने C में कोड लिखा है वो क्या करेगा, उसको वो बाइनरी के अंदर चेंज कर देगा। कौन कर देगा, कंपाइलर कर देगा। सर इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर का भी काम एकदम सेम है,
दोनों का काम एकदम सेम है, लेकिन अंतर क्या है कि जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन अपने टास्क को पूरा करता है। क्लियर हो गया। एग्जाम में क्वेश्चन आया, बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सो व्हाट, तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे भाई जो कंपाइलर है वो क्या कर रहा है, वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को, या हम लोग कह लें हाँ हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को वो चेंज कर रहा है किसमें, मशीन लैंग्वेज में। और आपका इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, इंटरप्रेटर भी एकदम जस्ट लाइक एज कंपाइलर, वो भी क्या कर रहा है, वो भी एकदम आपकी जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है उसको चेंज कर रहा है मशीन लैंग्वेज में। बट कैसे कर रहा है, वो कर रहा है लाइन बाई लाइन। ठीक, फिर आया सर असेंबलर क्या करता है, तो अभी हमने बताया ऊपर आपको क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को चेंज कर देता है किसमें, ये चेंज कर देता है इसको मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो ये सारे अभी क्या हो गए, ट्रांसलेशन के टूल्स हो गए, है ना। ठीक, क्लियर हो गया आपको। ठीक, अब देखो आते हैं हम लोग हिस्ट्री के ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में। इनको ज़रा पहचानो, ये चेहरा आपको दिख रहा होगा, कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं इरेजर। कैसी होगी इरेजर, इससे आती है क्या, हाँ क्या कह रहे हैं, देखो भैया ये कौन है, ये हैं हमारे कौन, ये हैं हमारे डेनिस रिची, है ना। स्पेलिंग अगर ऊपर नीचे हो तो देख लेना, वैसे सही है, RICHI है। ठीक, डेनिस रिची हैं। इन्होंने क्या डेवलप किया, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं राम राम भाइयों, पेपर फाड़ देंगे, मतलब फाड़ देंगे मतलब कल का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है ना, बहुत ही अच्छा होगा। आप सभी लोग एकदम बढ़िया 90+ मार्क्स को कल स्कोर करके आएंगे, ये पूरा बिलीफ रखिए अपने ऊपर। ठीक है, तो डेनिस रिची हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने एक पार्टनर थे, अभी आगे देखते हैं वो कौन थे, उनके साथ मिल के 1972 में क्या किया, सी लैंग्वेज को डेवलप किया। 19 अगर ऑप्शन में 1972 नहीं है तो क्या होगा, तो आपका होगा 1970s, है ना, 70s मतलब 1970 के दशक में क्या किया गया, सी लैंग्वेज को डेवलप किया। कंफ्यूज मत होना, 1970s और 1972 ये दोनों चीज़ें साथ में नहीं होने वाली हैं। ठीक है, एक ही आएगा कोई, तो जो दिख जाए आपको वहाँ पे आप आंसर एकदम अपना टिक अपना वहाँ पे लगा देना। 70 नहीं है, 1970s है ना, मतलब 1970, 71, 72 पूरा दशक जो चलेगा 70s वाला, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो ये तो हो गई हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, पर्पस क्या था, देखो इसका लिखा डेवलपमेंट ऑफ यूनिक्स, कि भैया हमें चाहिए था एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या कर सके, जो हमारे टास्क को और इजी बना सके। तो उसके लिए क्या किया गया कि भाई हमें बनाना है यूनिक्स, एक बनाना है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो क्या किया गया, उसके लिए क्या किया गया, पहले सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया। ठीक है, क्रिएटिंग अ नीड फॉर अ सी, है ना, कहाँ पे किया गया, आपका बेल लैब्स में किया गया। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, अच्छे देखिए, तो हम लोग बड़ा छोटा करते रहेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखता रहे। फिर देखो क्या था, क्वेश्चन नंबर सी लैंग्वेज डेवलप टू मैनिपुलेट द यूनिक्स हार्डवेयर एफिशिएंटली, ताकि जो यूनिक्स है उसके जो आपका यूनिक्स है वो और अच्छे से हार्डवेयर से कनेक्ट कर पाए, इंटरैक्ट कर पाए, इसलिए क्या किया गया, सी लैंग्वेज को यहाँ पे डेवलप किया गया। ठीक, किसने काम किया, देखो यहाँ पे ऋषि ने और कर्निंगहन ने, इन मिलकर क्या किया, सी लैंग्वेज को डेवलप किया। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, बुक बाय द कर्निंगहन एंड ऋषि पॉपुलराइज द सी, है ना। फिर यहाँ पे किताब कह लो कुछ भी आती है, उसमें क्या, उससे क्या हुआ, आपका जो सी लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। ठीक, अब देखो बात आती है यहाँ पे कि आखिर हम लोग सी लैंग्वेज को इतना ज़्यादा क्यों तवज्जो दे रहे हैं, इतना ज़्यादा हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्या फीचर्स हैं किसके, सी लैंग्वेज के अंदर। ये सारे पॉइंट देखो बने हुए हैं आपके स्क्रीन पे। यूट्यूब में ऑप्शन होता है ना जूम करने वाला, ऐसे करके ऐसे करोगे आप तो वो जूम हो जाएगा। ठीक है, जूम कर लेना, अगर नहीं दिख रहा हो पूरा पिक, जैसे तो दिख रहा होगा, ऐसा इशू मेरे ख्याल से आ नहीं रहा होगा। ठीक है, और इन सारे पॉइंट्स को क्या करना, इन सारे एक एक पॉइंट को नोट कर लेना, एवरेज नोट कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लोगे टाइम वेस्ट होगा आपका ही, इससे बेटर है आप नोट करते हुए चलो, ताकि जो चीज़ें हैं वो आपको एक बार आपके कॉपी में लिख जाएं, और जब आप एग्जाम टाइम में जाओ तो आप स्क्रीनशॉट से रिवाइज करोगे तो उससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप अपने हैंड रिटन नोट से इन चीज़ों को रिवाइज करो। ठीक है, बहुत ही मेहनत लगी है, लिटरली में बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में। खैर देखो क्या क्या फीचर्स हैं किसके, सी लैंग्वेज के। तो पहला फीचर क्या है, एक्सटेंडेबिलिटी, मतलब क्या है, हम लोग सी लैंग्वेज को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसमें नए नए डेटा टाइप्स को ऐड कर सकते हैं, और इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको भी एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब बढ़ाया जा सकता है। ठीक है सर, अगला पॉइंट क्या लिखा है, दिस सेट ऑफ ऑपरेटर, कई टाइप के ऑपरेटर आपको कहाँ मिल जाएंगे, सी लैंग्वेज के अंदर मिल जाएंगे। आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, बिट आपके ऑपरेटर हो गए, लॉजिकल ऑपरेटर हो गए, है ना, आपके यूनरी आपका टर्नरी ऑपरेटर्स हो गए, तो कई सारे ऑपरेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर क्या फ़ायदा है सर, फ़ायदा हमारा क्या है, लो लेवल एक्सेस, कि भाई जो लो लेवल लैंग्वेज थी उसमें जो फीचर्स थे, 10 लैंग्वेज कौन फीचर थे, आपका मेमोरी का मैनिपुलेशन हो गया, परफॉर्मेंस का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये जो सारे फीचर थे, ये सारे फीचर भी हमें हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स के साथ में कहाँ मिल जाते हैं, इन दोनों सारे फीचर में कहाँ मिल जाते हैं, वो मिल जाते हैं हमारे किसमें, सी लैंग्वेज के अंदर। फिर क्या फीचर, अगला आपका फीचर है वो है आपका पोर्टेबिलिटी। सी लैंग्वेज क्या है, पोर्टेबल है,
मतलब मिनिमल चेंजेस हैं और वेरियस प्लेटफॉर्म पे काम कर जाती है, चाहे आपका वो मैक हो वहाँ पे काम कर रही है, चाहे आपका वो विंडोज़ हो, यूनिक्स हो, लाइनेक्स हो, सब जगह वो क्या कर रही है, अच्छे तरीके से काम कर रही है। पोर्टेबल लैंग्वेज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर क्या अगला फीचर है सर, वो है हमारा स्पीड एंड परफॉर्मेंस। भाई सी लैंग्वेज के जो एक्सक्यूशन होता है प्रोग्राम का, मतलब प्रोग्राम जब हम लोग रन कराते हैं उसके बाद जो प्रोग्राम रन करने में टाइम लेता है वो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही तेज़ी से क्या करता है, अपने पूरे प्रोग्राम को वो रन करा लेता है। मतलब प्रोग्राम जो है हमारा बहुत ही जल्दी रन हो जाता है ना। फिर को लिखा है परफॉर्मेंस क्रिटिकल एप्लीकेशन। कई सारे क्रिटिकल एप्लीकेशंस जो हैं उनमें भी जो सी लैंग्वेज है बहुत ही फ्लुएंट तरीके से, अच्छे तरीके से चलती है। फिर देखो लिखा है आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मतलब मैलो कैलो है ना, और फ्री। हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर डायनेमिक तरीके से क्या करते हैं, मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। फिर देखो लिखा है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, मतलब कोड रीडेबिलिटी हो गया आपका, मेंटेनेबिलिटी हो गया, मेंटेन करना इसको आसान है, कोड को रीड करना इसमें आसान होता है ना। रिच लाइब्रेरी सपोर्ट, जो सी लैंग्वेज है उसकी लाइब्रेरी भी काफ़ी बड़ी है, जहाँ पे कई सारे हमें क्या मिल जाते हैं, इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशन मिल जाते हैं, और कई सारे हमें मैथमेटिकल कंप्यूटेशन भी यहाँ पे कई सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है। फिर देखो लिखा है कि सिंपल एंड एफिशिएंट, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और बहुत ही एफिशिएंट लैंग्वेज है। कौन, हमारी सी लैंग्वेज। तो ये सारे क्या हो गए हमारे, ये सारे हो गए हमारे सी लैंग्वेज के फीचर्स है ना, फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। देखो आगे, अब कैसा होता है स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, सी प्रोग्राम। एक जो सी प्रोग्राम है आखिर वो कैसा होता है, एग्जाम का क्वेश्चन आएगा आपको बताओ कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ सी लैंग्वेज। अगर खाली आपका क्वेश्चन आ रहा है खाली 2 नंबर में, इन खाली पॉइंट को लिख दो। अगर यही क्वेश्चन आपका आ रहा है 4 नंबर में, एज इट इज इन पॉइंट को लिखो। एक आपका मेन पॉइंट हो गया, मतलब पॉइंट नंबर 1 एक्सटेंडेबिलिटी, इसके अंदर 2 पॉइंट कि भाई द सी लैंग्वेज हैज़ कैपेबल टू क्रिएट अ न्यू डेटा टाइप एंड इट ऑल्सो हैव अ एक्सटेंडेड कैपेबिलिटी। ऐसे ही करके पॉइंट नंबर 1, 2 करके टोटल लिख दिया। अगर आपका ये लॉन्ग में आ रहा है, फिर लॉन्ग में इतना ये क्वेश्चन आएगा नहीं, तो मान लो लॉन्ग में आ जाए तो क्या करना, इन्हीं को हमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, बस देखो आ जाओ स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो वर पहले क्या होते हैं हमारे, पहले होते हैं हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, मतलब जो हमारी हेडर फाइल्स हो गई आपका std.h, आपका हम लोग कह लें include.conio.h, ये सारी आपकी क्या हो गई, ये सारे आपके हो गए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अच्छा एक क्वेश्चन आपका आएगा कि सर ये stdio जो .h हम लोग लगाते हैं ये है क्या। तो पहले तो जान लो ये क्या है, इट इज़ अ हेडर फाइल। क्या है, ये आपकी है हेडर फाइल। एग्जाम में कल क्वेश्चन आएगा, गलत मत करना। ठीक है, और बताओ क्या है ये। फिर क्या है ये सर, ये और क्या है ये, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है ना। इसका STD से क्या हो गया स्टैंडर्ड, I से हो गया इनपुट और O से क्या हो गया आउटपुट हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। फिर इन्हीं का एक भैया है, इन्हीं के भाई कौन है, conio.h है। कौन है वो, conio.h है ना। राइटिंग भी मत जाना, पेन टैब नया है तो पहली बार लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा अभी राइटिंग ऊपर नीचे हो रही है, और वैसे भी हमारी राइटिंग बहुत ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या होता है कोनियो, तो कोनियो कोन से क्या हो गया, कौन से हो गया सर कंसोल, क्या हो गया कंसोल, और आई से क्या हो गया इनपुट, और ओ से क्या हो गया आउटपुट, ये तो हमको पता है। ठीक है, फिर आपका आता है मेन फंक्शन। हर एक एंट्री ऑफ अ प्रोग्राम, मतलब जहाँ से हम लोग प्रोग्राम के अंदर इंटर करते हैं वहाँ पे हमारा क्या होता है, एक मेन फंक्शन लगाता है। जैसे कि आपने देखा होगा इंट मेन हो गया या वाइड मेन लगा दिया आपने, तो वो हमारा क्या हो गया, एक मेन फंक्शन हो गया है ना। फिर अगला क्या आता है स्ट्रक्चर के अंदर, देखो आपका आता है वेरिएबल का डिक्लेरेशन है ना। ऐसे चलना है, ऐसे करके चलना है ना, ये करके बढ़िया बना के मतलब झूला बना के। क्या होता है वेरिएबल, मतलब जो भी डेटा टाइप्स का यूज़ हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर करने वाले हैं। मान लो हमें कोई वेरिएबल लेना है, मतलब हमें मान लो यूज़ करना है इंटीजर वैल्यू को, तो हमने इंटीजर डेटा टाइप का एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। मान लो हमें कोई डेसिमल वैल्यू का यूज़ करना है तो हमने फ्लोट का यूज़ कर लिया। कोई बड़ी वैल्यू है तो डबल ले लिया। हमें कोई कैरेक्टर का यूज़ करना है तो हमने एक वेरिएबल कैरेक्टर डेटा टाइप का असाइन कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेरिएबल का डिक्लेरेशन। और क्या होता है इसके बाद आपका आता है फंक्शन की डेफिनेशन। अगर हम लोग कोई फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, फिर फंक्शन को डिफाइन भी हमें प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। फिर आपका आ गया स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशंस। क्या क्या स्टेटमेंट्स हमने यूज़ करी हैं, वहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो भी हमारे हो गए। फिर आपका लास्ट क्या आता है कमेंट्स है ना। कमेंट्स आपने पढ़ा होगा, सिंगल लाइन कमेंट, डबल लाइन कमेंट, एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है कमेंट। फिर हम बता दे रहे हैं, अगर इस लेक्चर में शायद है, देखना पड़ेगा मुझे इसमें है कि नहीं है। ठीक है, अगर होता है तो बिल्कुल बताते, वरना सिंगल लाइन कमेंट और भैया डबल लाइन कमेंट। ठीक है, सिंगल लाइन कैसे लिखी जाती है और डबल लाइन कमेंट कैसे लिखी जाती है, ये कमेंट हो गई, एक कमेंट ऐसे करके बनती है। इन दोनों कमेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेना, आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर देखो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर किसकी, कैरेक्टर शीट की। किस भैया,
आखिर ये कैरेक्टर सेट क्या है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्या है ये, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या होता है, देखो सी के अंदर अलग अलग टाइप के हम लोग कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं कैरेक्टर सेट इन सी। देखो कौन कौन से हैं, तो पहला क्या है, पहला आपका है अपर केस लेटर्स है ना, मतलब क्या हो गया, बड़का वाला ABCD है ना, ये हो गया बड़का वाला। फिर कह रहा है क्या होते हैं, फिर हमारे होते हैं लोअर केस लेटर्स, ये क्या होते हैं हमारे स्मॉल ABC है ना, स्मॉल ABCD है ना, ये आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए लोअर केस वाले। फिर आपकी होती हैं डिजिट्स, कौन कौन सी होती हैं भैया, 0 से लेके 9 तक ही क्या होती हैं आपकी, ये होती हैं डिजिट्स। फिर आपके होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स, मतलब आपका हैशटैग हो गया, @ हो गया, आपका कोलन हो गया है ना, आपका हो गया आपको बताओ, और क्या बना है कीबोर्ड में, और बना है %, हो गया है ना, और क्या बना है यहाँ पे परसेंटाइल हो गया। ये सारे क्या है आपके, ये तो आपका ऑपरेटर है, छोड़ो इसको, ठीक है, बट ले लो इनको भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे क्या हो गए हमारे, ये सारे हो गए हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स। फिर आपके आते हैं वाइट स्पेस कैरेक्टर। सर जी ई का हो गए है कि भैया ये वाइट स्पेस क्या है, सफ़ेद सीरीज स्पेस क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, वाइट स्पेस की बात क्या हो, जब भी वाइट आइए, वाइट मतलब क्या हो गया आपका, देखो /n है ना, /t, और क्या हो गया आपका, इस तरह कई सारे आपके वाइट स्पेस कैरेक्टर्स होते हैं। देखो /n किस लिए होता है आपका, न्यू लाइन के लिए होता है, कहाँ /t का यूज होता है आपका न्यू टैब है ना, नई टैब, मतलब एक मतलब अब यहाँ लिख रहे हो, ऐसे लिखा आपने, आप चाहते हो कि ये जगह छूट जाए, इतनी जगह छूट जाए, हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दें है ना, यहाँ पे मेरा चेहरा आ रहा होगा बाद में, ओके ठीक है, मान लो हमने यहाँ से यहाँ तक लिखा, हम चाह रहे हैं कि इतना गैप छूट जाए और यहाँ पे लिखना शुरू करें, तो यहाँ पे क्या ये एक टैब है जो क्या होगा, ये स्पेस छूट गया है, तो हम लोग इस स्पेस को डालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, /t का यूज़ करते हैं, कहाँ पे, अपने सी लैंग्वेज के अंदर। तो ये सारे क्या हो गए हमारे, ये सारे हो गए हमारे कैरेक्टर सेट्स, ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये, ठीक। आ जाओ आगे, अब आता है इंपॉर्टेंट क्या, सी टोकन्स। देखो आखिर सी के टोकन्स क्या होती है, सी में टोकन क्या होता है, देखो क्या होता है, पहला आपका होगा कीवर्ड्स। सी लैंग्वेज के अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कुछ आपके ऑपरेटर्स होते हैं, और कुछ आपके पंक्चुएशंस होते हैं। क्या होते हैं ये देखते हैं। देखो कीवर्ड्स क्या है, देखो लिखा है एसेंशियल रिजर्व वर्ड विद अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग मीनिंग्स, मतलब एक ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स जिनको पहले से रिजर्व कर दिया गया है, वो होते हैं हमारे कीवर्ड्स। जैसा कि आपका हो गया इंट है ना, रिटर्न, इफ, डबल, फ्लोट, और आपका कौन कौन हो जाएगा, आपका हो जाएगा कैर है ना, और आपका और कौन सा होगा आपको बताओ, जल्दी बताओ, आपका हो गया स्विच है ना। तो ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे आपके हो गए कीवर्ड्स। इनको हम, इन कीवर्ड्स को हम एज अ वेरिएबल ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कस्टम नेम्स फॉर अ वेरिएबल, फंक्शंस एंड एरे। जो भी हम लोग अपने अकॉर्डिंग नाम रखते हैं, किसका, अपने वेरिएबल्स का, अपने फंक्शंस का, और अपने किसका, एरे वगैरह का, तो इनका जो हम नाम रख रहे हैं, चिंटू, पिंटू, या ए, एरे के लिए ए ले लिया है ना, इंटीजर ले रहे हैं तो उसके लिए हमने मतलब प्लस करना है, ऐड करना है, कहीं पे तो हमने ऐड नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंटीजर डेटा टाइप में। हमें कोई कैरेक्टर यूज़ करना है तो हमने कैरेक्टर ए ले लिया, कैर ए ले लिया, तो ये जो ए है, ये जो ऐड है, या जो फ्लोट है, या सॉरी फ्लोट कह रहे हैं, या मान लो ये डेसिमल ले लिया हमने है ना, या असाइन कर तो हमने एक असाइन नाम का वेरिएबल असाइन कर लिया है ना। तो ये जो सारे हम लोग अपने नाम दे रहे हैं, ये क्या है, ये आपके हैं आइडेंटिफायर्स, इनको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो आपका आता है कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, मान लो हमने कहा भैया a = 3, ये हमने पहले फिक्स कर दिया, तो अब क्या है, ये a की वैल्यू 3 क्या हो गई, ये a की वैल्यू 3 फिक्स हो गई, अब ये बदलेगी नहीं है ना, बदलेगा नहीं साला। जैसे कि मान लो पुष्पा, काफ़ी बढ़िया मूवी, मतलब मुझे बढ़िया तो खैर नहीं कहेंगे, अच्छी मूवी थी, एक्शंस बहुत बढ़िया था, बहुत तगड़ा। अगर आपका दिमाग ये है कि भाई मैं एक्शन देखना है, तो आप पुष्पा 3 को एग्जाम के बाद अपने कल एग्जाम दे के आना, SST का भी दे लेना, उसके बाद आप बढ़िया तरीके से पुष्पा मूवी को एंजॉय करना, अच्छी मूवी लगेगी ना, पुष्पा झुकेगा नहीं, बढ़िया है, ठीक है। और तो ये होगा कॉन्सोनेंट, मतलब क्या है, जो झुकेगा नहीं, मतलब जो झुकना नहीं, क्या जो बदलते नहीं है ना, जो फिक्स रहते हैं, जिनकी वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है, उनको हम कहते हैं क्या, कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। फिर देखो आपके आते हैं ऑपरेटर्स, हमको तो जानते ही होंगे, मतलब ऑपरेटर्स तो अपने कई बार पढ़े होंगे। कौन कौन से हो गए आपके, अर्थमेटिक हो गया, लॉजिकल हो गया, और आपका कौन सा हो गया, रिलेशनल हो गया है ना आपका, और बिट वाइज आपका ऑपरेटर हो गया, आपका टर्नरी ऑपरेटर्स हो गए। तो अभी इनको आगे और थोड़ा सा देखेंगे डीप में एक बार। तो ये जो सिंबल्स फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा है, पंक्चुएशन, मतलब सी लैंग्वेज के अंदर जो हम लोग सेमीकोलन यूज़ करते हैं ना, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं सेमीकोलन का, हम लोग यूज़ करते हैं कॉमा का, हम लोग यूज़ करते हैं पैरेंथेसिस का।
तो ये जो सारे हैं ये इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ये क्या हो गया, ये सारे हमारे हो गए पंक्चुएशंस। क्लियर हो गया आपको, ठीक है ना। अब आ जाओ आगे, देखो हम लोग बात करेंगे इसकी। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे सी डेटा टाइप्स की, कि आखिर डेटा टाइप्स होते क्या हैं। देखो जैसे कि मान लो हमने कहा कि आपके पास में मतलब राम श्याम, या मान लो कह लें कि अर्पित, आयुष्मान, सूफियान, ऋषभ, या मान लो हमने कहा कि और ले लो हर्ष, है ना, उत्कर्ष, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब आपने कहा सर ये जो आप नाम ले रहे हैं ना, आप नाम ले रहे हैं खाली बॉयज़ के, ठीक है, आप खाली बॉयज़ के नाम ले रहे हैं, आप गर्ल्स के नाम नहीं ले रहे हैं। तो हमने कहा अच्छा रुको, फिर हमने कहा अच्छा चिंकी, मिंकी, पिंकी, है ना, और डाली और रोशनी, प्रियंका, सब प्रधान माँ का, तो ये सब किसके नाम हो गए सर, ये तो आपने सारे गर्ल्स के नाम ले लिए, ठीक है। तो अब ये जो बॉयज़ है और जो गर्ल्स है ये क्या है, यही क्या, यही है डेटा टाइप। ये क्या है हमारा, ये है डेटा टाइप। मतलब क्या है, कोई भी एक वेरिएबल है वो किस टाइप का है, वो लड़का है कि लड़की है ना, या तो भाई हो गया रियल लाइफ में। मान लो हम लोग बात करें किसमें, हम लोग बात करें कंप्यूटर की, तो मान लो हमने कहा ए, तो भैया ये जो ए है, या मान लो हमने यहाँ तो एक लिया है, यहाँ लिया ये आई, हमने लिया आई। अब ये आई है क्या, ये जो आई यहाँ पे लिया गया है ये क्या है, क्या ये डाटा टाइप, मतलब ये क्या ये इंटीजर है, क्या ये कैरेक्टर है, क्या ये कोई फ्लोट वैल्यू को कंटेन कर रहा है, क्या ये कोई डबल को वैल्यू को कंटेन कर रहा है ना। तो आखिर जो आई है ये क्या है, ये किस टाइप का है, इसके अंदर क्या स्टोर होगा, ये कौन बताएगा हमारा, ये बताएगा हमारा कौन, डेटा टाइप। तो इसका क्या डेटा टाइप है, इसका डेटा टाइप है इंट। मतलब क्या है, ये जो हमारा आई है वो इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो ये हो गए आपके डेटा टाइप। कितने टाइप के होते हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डेटा टाइप्स एंड डिफाइन इट्स टाइप, कि डेटा टाइप क्या होते हैं और इसकी टाइप को बताओ। तो देखो यहाँ पे आप तो भैया ना क्या ना इंट, कैर और फ्लोट, डबल, ये सब के चले जाओ, ये आपके डेटा टाइप्स के टाइप नहीं है। ध्यान दे देना मेरी बात को बेटा, बहुत ध्यान से। कई बच्चों ने ये गलतियाँ पिछली बार एग्जाम में करी थी, और कई बच्चे मुझसे ऐसे क्वेरीज को करा भी करते हैं कि भैया जो ये डेटा टाइप के फिर टाइप आएंगे हम इंट, कैर, फ्लो लिखाएंगे ना, गलत हो जाएगा एग्जाम में। देखो क्या क्या होते हैं, आपके पहले होते हैं बेसिक डेटा टाइप, ठीक। इसके अंदर क्या आता है आपका, जो बेसिक वाले हैं, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैर हो गया, ये सब के सब में आते हैं, ये आपके आते हैं बेसिक डेटा टाइप के अंदर। फिर आपके आते हैं डिराइव टाइप। देखो अब ये क्या होते हैं, डिराइव वाले क्या होते हैं, इनमें एरे हो गई, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, पॉइंटर्स हो गए आपके सारे। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आपके कहाँ आते हैं, ये सारे आपके आते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप के अंदर, ठीक है, ओके। फिर देखो आपका आता है इन्यूमरेशन टाइप, इनम वाले, है ना। यूवर डिफाइंड टाइप विद अ नेम कांस्टेंट, में नेम कांस्टेंट रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनम। देखो यहाँ पे एग्जांपल बना हुआ है इनम का। देखो यहाँ पे इनम ईयर ले लिया गया, और ईयर के अंदर इन सारे जनवरी, फरवरी, मार्च सबको क्या करा गया, डिफाइन कर दिया गया, और यहाँ पे लाया गया लूप, यहाँ पे हर बार आई को प्रिंट कर दिया गया। देखो ठीक है, तो सब क्या होंगे, ये सब यहाँ पे बारी बारी से प्रिंट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे इंट आई है, लेकिन आई को लो जनरल लिया गया, मतलब क्या यहाँ पे ये क्या एकदम फिक्स वैल्यू है, ठीक है। ये नेम क्या हो, कांस्टेंट, ये आपका जो नेम है यहाँ पे ये एक कॉन्सोनेंट जरा यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है ना, गलत प्रोग्राम नहीं है ये। समझ में आ गया नहीं आ गया आपको, कि भाई जन से शुरू होगा और दिसंबर तक जाके ये खत्म होगा, और हर बार से क्या होगा, इनको यहाँ पे प्रिंट जनवरी, फरवरी, मार्च क्या होगा, लाइन से यहाँ पे प्रिंट कर दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया इनम। एग्जाम्पल में आता है, एग्जाम में आपके आएगा कि भैया इनम टाइप क्या होता है, तो बता देना यू विल फाइंड टाइप विद द नेम कांस्टेंट। आपका एग्जाम्पल देखो यहाँ पे पूरा बना हुआ है, बना देना। फिर देखो आपका आता है वॉइड टाइप। ये क्या होता है, रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ वैल्यू इन अ फंक्शन। जब भी किसी फंक्शन के अंदर वैल्यू एब्सेंस होती है, मतलब वैल्यू नहीं होती या नल वैल्यू होती है, उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं वॉइड टाइप। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब आ जाओ ऑपरेटर्स इन सी, है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है याला। देखो क्या होता है ऑपरेटर्स इन सी। सी के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। तो पहले आ जाओ किसमें, अर्थमेटिक ऑपरेटर। सर ये ना पढ़ाइए, अर्थमेटिक तुमको आता है, क्या क्या होते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड, है ना, मॉडुलस, मल्टीप्लाई, ये सब होते हैं। एक बार ध्यान कर लो, ये क्या है आपका, ये आपका सर डिवाइड है। ये क्या है आपका, ये आपका है क्या, ये आपका है मॉडुलस। क्या है आपका, ये मॉडुलस, ठीक है, LUS, मॉडुलस। सर लिखा हुआ है 3/2 और लिखा हुआ है 3/2, दोनों का आंसर क्या होगा सर, 3/2। देखो करना क्या है, 2 लिखा, 3 लिखा, डिवाइड कर दिया, 2 करना 2, 2 बन जाए 2, मतलब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, आप इंग्लिश मीडियम बच्चे हो। 1 टन जा कितना आएगा, यहाँ देखो कितना बचा, यहाँ बचा हमारा 1। अच्छा, तो ये जो बचा है नीचे, ये कहाँ पुट होता है, ये पुट होता है यहाँ पे। अब दोनों का आंसर इसमें एक ही आएगा, लेकिन बता रहे हैं ये कहाँ पुट होगा, ये पुट होगा आपका यहाँ। मतलब ये जो मॉडुलस है आपका, वो रिमाइंडर को आंसर में देता है।
रिमाइंडर देता है आउटपुट में, सॉरी क्वेश्चन देता है, हाँ क्या यार, ठीक है। देखो जो मॉडुलस हमारा है वो क्या दे रहा है, वो हमारा दे रहा है क्या, वो दे रहा है हमारा 3/2 करेंगे। देखो हम लोग ऐसे समझो, एक मिनट रुकना यार, इसको डिलीट मारा जाए, पहले बहुत गड़बड़ हो गया है। एग्जाम्पल अलग अलग लिए जाएँ तभी चीज़ें बेटर हैं, वरना आप लोग कहोगे सर दोनों में 1 आंसर आ रहा है, ई का ले लिए हैं आप लोग, है ना। देखो लिखा है, मान लो 5 लेते हैं, 5 डिवाइड 3 लेते हैं, 5 डिवाइड 3, ठीक है, 5 mod 3 सॉरी, और फिर कह रहा है 5 डिवाइड 3। अब देखो अभी तक क्या है, जो डिवाइड है आपका ये क्या देगा आपका ऑप्शन, ये आंसर में देगा क्वोशिएंट, ठीक, और ये क्या देता है आपका मॉडुलस, ये देता है आपका रिमाइंडर देता है। करें डिवाइड 3 डिवाइड 5, 3 का नाम 3, यहाँ 3 ले गए, बचा कितना 2। तो अब जब डिवाइड होगा तो क्या आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 1। जब आपका क्या होगा, जब आपका मॉडुलस लिखा होगा 5 mod 3 लिखा तो क्या आंसर आएगा, तो आपका आंसर आएगा कितना 2, ठीक है। आप समझ में आ गया आपको, इसको ध्यान, तभी मैं यहाँ पे वहाँ पे कहता कि दोनों 1 आ रहा था तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते कि सर कहाँ 1 यूज़ होगा। अब आपको क्लियर हो गया कि भाई जो नीचे बचेगा वो क्या होगा, मॉडुलस होगा, जो यहाँ बचेगा क्वेश्चन में वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा डिवाइड, ठीक है। आपको क्लियर हो गया, ठीक, इसको रील मार देते हैं हम, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा आगे। जल्दी हो जाओ भैया, ठीक। देखो तो ये आपके हो गए क्या, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। फिर आपके आते हैं देखो रिलेशनल ऑपरेटर, क्या होते हैं, जो किन्हीं भी दो वैल्यूज़ के बीच में क्या बताएं, उनका बताएं रिलेशन, कि भाई ये देखो ग्रेटर देन है, कि ये लेस देन है, कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, कि ये लेस देन इक्वल टू है, कि ये डबल इक्वल है, कि ये नॉट इक्वल टू है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। लॉजिकल क्या होते हैं, लॉजिकल होते हैं लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। लॉजिकल एंड क्या होता है, व्हेन द बोथ कंडीशन आर ट्रू, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये ट्रू आउटपुट देगा। लॉजिकल एंड और क्या होता है भैया, और होता है, और ये देखो यहाँ नीचे फोटो आ रही होगी, अच्छा मेरी, और क्या होता है, और होता है कि जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए, एटलीस्ट 1 is true, है ना, कोई भी एक अगर ट्रू है तो ये आउटपुट ट्रू दे देगा। नॉट क्या होता है, नॉट क्या देता है भैया, अपोजिट देता है, अपोजिट अगर 1 है तो 0 देगा, और 0 है तो क्या दे देगा 1। ये क्या हो गया आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। अब आ जाओ किसमें, बिटवाइज में, कि ये बिटवाइज क्या होते हैं, बिटवाइज एंड और नॉट, है ना, आपके इधर लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ठीक है, ये सारे क्या हो गए आपके बिटवाइज। को नाम है ना बिटवाइज, मतलब क्या है, ये एक बिट पे काम करते हैं। देखो लॉजिकल क्या था, लॉजिकल काम कर रहे हैं कंडीशंस पे, ये काम कर रहे हैं किसमें, बिट पे। मान लो लिखा है कि, मान लो लिखा होगा लेफ्ट शिफ्ट ए, तो क्या होगा, मतलब जो ए है वो क्या होगा, एक बार लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट जहाँ भी करना होगा हमें वो वहाँ पे हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको। फिर देखो आपके आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो ये क्या होते हैं, आपका इक्वल हो गया, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई, है ना, ये आपका मॉडल इक्वल, तो ये आपके होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब क्या करते हैं, ये वैल्यू को असाइन कर देते हैं। कि सर ये असाइन करना क्या होता है, आप बताना क्या चाह रहे हैं आखिर। और ये सारे मीम कहाँ है ना, परेशान ना हो, सब नीचे भी मीम आएंगे, ठीक है। पढ़ लो थोड़ी पहले, अभी नया नया मूड है, एकदम फ्रेश मूड होगा आपका भी, तो आप पढ़ लो। जैसे जैसे आप बोर होने लगोगे तो मीम्स की जो संख्या है, जो फन के तरीके से मजाक एकदम एंजॉय करते हुए पढ़ने की संख्या है, उनकी तरीके की संख्या है, वो आपके धीरे धीरे एक्सटेंड होती चली जाएगी। तो परेशान ना हो इसके लिए। देखो अब एक क्वेश्चन आपके जहाँ में आता है कि भैया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वल एंड डबल इक्वल, सर इनमें अंतर क्या है, ये बड़ा क्वेश्चन खा जाता है। देखो लिखा हो, मान लो अगर a = 3, या मान लो लिखा है कि a = b, है ना, b समझो, वरना कहोगे सही कहा था, सिंपल बता दें आप। लिखा है a = b और लिखा है a = b। अब दोनों में क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, लिखा है a = b, मतलब जो b की वैल्यू है, ध्यान देना क्या करें कि जो b की वैल्यू है वो कहाँ हो रही है स्टोर, वो स्टोर हो रही है किसके अंदर, वो स्टोर हो रही है a के अंदर। ठीक है सर, ये तो बहुत सिंपल चीज़ हो गई, हमको तो एकदम आ गया पहली बार में कि भाई अगर इक्वल लगा तो क्या, जो b की वैल्यू है वो a के अंदर आएगी। मान लो b में था 5 तो a में कितना आ गया, a में भी आ गया 5, ठीक है, b खाली हो जाएगा, ध्यान रखना ये भी बात को। पर लिखा है अगर a = b, तो इसका मतलब क्या है, ये कर रहा है चेक। क्या चेक कर रहा है सर जी, ये चेक कर रहा है कि क्या a की वैल्यू b की वैल्यू के बराबर है कि नहीं है। अगर दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो ये आउटपुट क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। ट्रू मतलब क्या होता है, सबका मालिक ट्रू है, सत्य है, मतलब एक है। और फॉल, अगर दोनों इक्वल नहीं होंगे तो क्या देगा आउटपुट, तो दे देगा भैया, क्या दे देगा, तो क्या दे देगा, ये फॉल्स आउटपुट। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ठीक, आज मैंने घड़ी नहीं बांधी है तो पहले आपकी ज़रूरी काम किया जाए, थोड़ा घड़ी बांधी जाए, है ना, ताकि टाइम हमें दिखता रहे बहुत पास से, है ना। 8 बजने वाला है देखो,
ओके, है ना, आपके लिए नहीं बचने वाला है ये क्लास, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 8 बजने वाला है ना। तो इसके लिए टेंशन ना लेना कि सर जी 8 बज गया, हमारे तो भी तो यहाँ पे 5 ही बज रहा है शाम का ना। तो जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ यानी तब देखो 8 बजने वाला है, ठीक है। ओके, अभी खाना बनाना है, कोई बात नहीं। देखो आगे अब आ जाओ, ये तो हो गया आपके ऑपरेटर्स, ठीक है। अब आपके अभी बचे हैं सब, देखो 2 बचे हैं। अरे कहाँ चले गए, ये देखो। फिर कह रहा है सर ये यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखो प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मल्टीप्लाई और ये आपका एम्परसेंट, ये सारे क्या हैं, ये सारे जो सिंगल ऑपरेंड्स पे काम करें इनको हम बोलते हैं क्या, इनको हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। सर प्लस प्लस क्या होता है भैया, अगर लिखा है ये प्लस प्लस मतलब ए की वैल्यू, मान लो एक वैल्यू है 4, जब हम लोग एक को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट होगा 5। क्यों 5 प्रिंट होगा, क्योंकि ए में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। अगर यहाँ होता माइनस माइनस तो क्या हो जाता, तो हमारा डिक्रीमेंट हो जाता। समझ में आ गया, यस सर। इसको लीड मार दो फिर तुरंत ही, है ना, ठीक। अब देखो ये तो हो गया, अब क्या होगा यूनरी। अब कहोगे सर ये एम्परसेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ध्यान देना है यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर जो एम्परसेंट है ये क्या बताता है आपका, ये बताता है आपका एड्रेस। स्पेलिंग गलत तो नहीं है एड्रेस की, हो तो एडजस्ट कर लेना, एड्रेस लिखा है मतलब जहाँ पता मान लो, ठीक है। अब ये एड्रेस क्या करता है, मान लो कोई भी वेरिएबल है तो वो आखिर मेमोरी लोकेशन में किस जगह स्टोर है उसको मतलब उसको बताता है कौन, हमारा ये बताता है हमारा एम्परसेंट, ठीक है ना। ध्यान रखना, बाकी अगर डीप में चाहिए तो रीजन क्लास में जाओ, वहाँ पे पॉइंटर्स वाला लेक्चर होगा, इसका पॉइंटर्स वाला, पॉइंटर्स एंड फाइल हैंडलिंग वाला, वहाँ पे हमने थोड़ा बेटर तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, समझाया है, ठीक है। ओके, फिर देखो आपका आता है टर्नरी ऑपरेटर। सर ये टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, मान लो यहाँ कंडीशन लिखी है ए ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन क्या है ट्रू हो रही है तो प्रिंट कर देगा 5, अगर फॉल्स हो रही है तो प्रिंट कर देगा 4। मान लो प्रिंट ऐसे कुछ हुआ, एग्जाम्पल दिया मैंने खाली थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया टर्नरी ऑपरेटर, क्वेश्चन मार्क और कोलन वाला, ठीक है ना। इफ का ही एक ये रिप्लेसमेंट कह लो है कि शॉर्ट हैंड फॉर द इफ एल्स स्टेटमेंट की, इफ एल्स का काम ये करता है कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो पहला वाला प्रिंट होगा, अगर ये क्या होगी ट्रू होगी ये प्रिंट कर देगा, अगर ये फॉल्स होगी तो क्या प्रिंट कर देगा, तो प्रिंट कर देगा ये, ठीक। अब इसमें कई बच्चे ऐसे होंगे जो कुछ नहीं पढ़ के आए होंगे, तब तक साल भर खाली मक्कारी करे होंगे, तो कह रहे होंगे जी हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है कुछ, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान समझना। इस लेक्चर को अगर थोड़ा लग रहा हो तो 2x में लगा के या फिर 2-3 बार 1-2 बार देख लोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, वरना इतना तो आ ही जाएगा कि आप लोग कम से कम एग्जाम देने जाओगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भैया हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपको कि हाँ ये तो सर ने कल पढ़ाया था, अब हमें नहीं याद है तो हम क्या करें, है ना, ये कम से कम हो जाएगा। फिर देखो आपका आता है कौन सा, साइज ऑफ, है ना। देखो ये रहा जा रहा है तो यहाँ पे इसको बिगाड़ दें हल्का सा पूरा, ठीक है। ये लो, अब कह रहा है ये साइज ऑफ क्या होता है। देखो किसी भी वेरिएबल का साइज बताने के लिए, मतलब जो जिस डेटा टाइप का वो वेरिएबल है, मतलब अगर इंटीजर है तो उसका साइज क्या है, मान लो लिखा हमने इंटीजर i = 4, तो i क्या है, इंटीजर है तो उसका साइज क्या है, वो 2 बिट का है, 4 बिट का है, 16 बिट का है, कितने बिट का है वो, ये कौन बताता है हमारा, ये बताता है हमारा कौन सा ऑपरेटर, ये बताता है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये आपके हो गए ऑपरेटर्स इन सी। होपफुली आपने इनको अपनी कॉपी में ऐसे ही शॉर्ट में नोट कर लिया होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आप ये मान लो 99.99% इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर बनने वाला है पक्का, ठीक है ना, ठीक। अब आ जाओ आगे, देखो लिखा है इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट सी। सी के अंदर इनपुट स्टेटमेंट्स और आउटपुट स्टेटमेंट क्या होते हैं। देखो इनपुट कैसे लेते हैं, गेट कैर से, अगर कैरेक्टर का लेना है इनपुट हमें, सॉरी 2 टाइप के होते हैं, पहला आपका होता है फॉर्मेटेड और दूसरा होता है आपका अनफॉर्मेटेड, ठीक है। देखो फॉर्मेटेड क्या होता है आपका प्रिंटफ और स्कैनफ क्या आता है, और अनफॉर्मेटेड क्या होता है गेट कैर, पुट कैर, गेट एस और पुट एस, है ना। फिर आपका इसमें आ जाएगा आपका कौन सा एफ गेट एस, है ना, एफ गेट एस, और आपका आ जाएगा इसमें एफ पुट एस, है ना। ये भी इसी के अंदर आते हैं, किसके अंदर, अनफॉर्मेटेड के अंदर आपके ये भी आपके आ जाते हैं, ठीक। तो ये सारे क्या हो गए आपके अनफॉर्मेटेड हो गए, और प्रिंटफ, स्कैनफ और एस प्रिंटफ और एस स्कैनफ आपका आता है, वो सारे आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए फॉर्मेटेड। क्लियर हो गया आपको कि भाई ये क्या होते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, देखो सी के अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। देखो आपकी 3 टाइप की होती हैं, पहली होती है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, फिर आपकी होती हैं इटरेशन, फिर आपकी होते हैं जंप स्टेटमेंट, ठीक है। 3 टाइप की होती हैं। देखो पहले आपका सिलेक्शन, इसमें क्या आपका इफ़ यूज़ होता है, इफ एल्स होता है और स्विच होता है। देखो इफ़ और इफ एल्स क्या है, इफ़ क्या होता है, देखो इफ़ हमने कहा कि भैया अगर आज पानी गिरेगा तो हम स्कूल नहीं जाएंगे, अगर आज रेन हुई, इफ़ रेन, ठीक, इफ़ रेन तो क्या होगा, आई वॉच डोरेमोन। अब मैं क्या देखूंगा, तो पूरा दिन डोरेमोन देखा जाएगा।
लड़के डोरेमोन देखेंगे, लड़कियाँ क्या देखती हैं, जो भी देखती हो BTS वीटीएस जो भी देखती हूँ, खैर ठीक है, वो देखेंगी। ये हो गया इफ़। अगर ये तो खाली इफ़ हुआ। इल्स अगर नहीं पानी गिरेगा तो मैं क्या करूँगा, आई गो टू स्कूल। ठीक है, इंग्लिश में चेक करना यार, राइटिंग मत देना, आई गो टू स्कूल ना, राइटिंग मत ध्यान देना, इंग्लिश मत देखना, हमारे यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया आपका इफ़ और इल्स, है ना, इफ़ इल्स। अगर क्या हो, लेकिन अगर ऐसा हो, मान लो कि भैया कई सारे इफ़ इल्स हों, इफ़ इल्स के अंदर इल्स का यूज़ हो रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं एल्स इफ, है ना, एल्स इफ का यूज़ करेंगे फिर हम लोग का, कई सारे हैं। और जब एक ही जगह पे कई सारे एल्स इफ का यूज़ होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ। ठीक, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। तो इफ इसका काम खत्म हो गया। फिर आपका आता है स्विच केस। स्विच केस में क्या होता है, स्विच लिखा होता है यहाँ पे, यहाँ एक हम लोग देते हैं वेरिएबल, कोई मान लो आई दे दिया हमने। अब इस आई की वैल्यू केस 1, अगर आई की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, आई की वैल्यू 2 है तो केस 2 अगर गया तो आई की वैल्यू 2 है तो क्या होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। डीप में पढ़ना है, अब इतना टाइम तो है नहीं कि भैया पूरा इसको डम अंदर से समझाया जाए। सिर्फ आपका रिवीजन, जिन्होंने एक बार भी पढ़ा होगा इफ एल्स स्विच को, तो वो अपना देख लेंगे। और ये जो है भैया इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इफ एल्स और स्विच इंपॉर्टेंट है। इसलिए जाना कहाँ पे, जाना रिवीजन क्लास में, वहाँ पे एक लेक्चर होगा इफ एल्स वाला, पहला लेक्चर हो या दूसरा लेक्चर होगा, ठीक है, उसको देख लेना। तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें सारी लूप जो है आपके वाले, लूप सॉरी कह रहे हैं, आपके जो इफ एल्स वाले जो है सिस्टम पूरा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब आता है सेकेंड नंबर पे इटरेशन। आपका आता है फॉर लूप, है ना, फिर आपका आता है व्हाइल लूप, फिर आपका आता है डू व्हाइल लूप। अब कहोगे सर ये क्या होते हैं, जो बच्चे हमसे पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि उनको पता है कि हम कौन एग्जाम्पल लेते हैं ना। एक बार क्या हुआ, एक बार मान लो कोई बच्चा है आप में से ही, एक बच्चा ए है और एक बच्चा, ये बच्चा ए, बच्चा बनाओ यार, क्या बनना है भाई, ये एक पर्सन है ए, ठीक, और ये पर्सन एक है बी, ठीक। कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर बहुत टेंशन लग रही है, सर बहुत कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा, एग्ज़ाम में पास होंगे कि नहीं होंगे। तो परेशान ना होना, ठीक है, इस लेक्चर को पूरा देखो और नंबर अगर आपने इसको जितना यहाँ पढ़ाया गया उतना तैयार कर लिया आपने, तो आपके 90+ नंबर, मतलब 90 मतलब 70 में 90 नहीं, 70 में 60+ नंबर आपके आने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ये मैं तय कह रहा हूँ। वरना कल कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, आना कमेंट बॉक्स में अपनी बढ़ास निकालना, अगर एग्ज़ाम जो आपको आपने जो पढ़ाया गया हो यहाँ पे वो आपको एग्जाम के अंदर ना देखने को मिले, ठीक है। 60 नंबर का फिर ऊपर का तो मैं श्योर गारंटी दे रहा हूँ कि आपको इसी पूरी क्लास से देखने को टॉपिक्स मिलने वाले हैं। अब आप ना पढ़ो, आप प्रिपेयर ना करो, तो फिर भैया ये तो फिर आपके ऊपर है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें ना, ठीक। देखो, लेकिन अगर क्लास को लोगे और थोड़ा सा मन से पढ़ोगे तो सब बहुत बढ़िया होगा, टेंशन ना लो। कई सारे बच्चे के मैसेज आए थे, रो रहे थे, सर बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो परेशान ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। अब तो बेइज्जती कराई चुकी हो, क्या ही कर सकते हो, खैर छोड़ो। देखो आगे मज़ाक की बात, ठीक है। देखो अब क्या है, दो बंदे यहाँ पे हैं, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, इनके पास है एक तो बाइक, है ना, क्या है, एक बहुत अच्छी बाइक बनी, लिख देता हूँ मैं सीधे बाइक, ये एक बाइक। इन्होंने कहा भैया बाइक दे दो। एक मैं मैडम जी हैं, वो यहाँ पे रहती हैं, घर है यहाँ पे इनकी मैडम जी रहती हैं, ठीक है, ठीक, यहाँ रहती है, हमको जाना है बाहर चक्कर काट के आना है। तो इनका अच्छा ठीक है, इनका तुम बताओ कितने राउंड, कितने जो राउंड हैं वो लगा के आओगे, पेन चेंज कर लें, देखिए अलग अलग, है ना, ठीक। इन्होंने कहा कितने चक्कर लगा के आओगे, इन्होंने कहा कि सर, इन्होंने कहा कि भैया हम जाएंगे 5 चक्कर मार के आएंगे, ठीक है। इन्होंने कहा हम 5 चक्कर मार के आएंगे, मतलब इस बंदे को पहले से पता है कि हमें 5 चक्कर मारने हैं। मैडम खिड़की पे ही एकदम खड़ी हुई हैं, कहीं बाहर नहीं गए, खिड़की पे ही खड़ी देखा है पहले से। क्या सर 5 चक्कर मारेंगे, 5 तो देखेंगे यार और फिर लौट के आ जाएंगे। तो मतलब क्या, अब इसको पहले से पता है। जब भी पहले से आपको पता हो, आपको पहले से कंडीशन पता हो कि हमें कितनी बार लूप को चलाना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे इसका फॉर लूप का यूज़ करेंगे। बहुत सिंपल था, ठीक है। फिर अगर इनको ना पता होता, मान लो कि मैडम यहाँ खड़ी हैं और ये कहते मतलब कितने राउंड मार के आओगे, तो उन्होंने कहा कि भैया जब तक ये मैडम दिख नहीं जाएंगी हमको, तब तक हम चक्कर मारते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब इनको पता नहीं है, एक कंडीशन है कि जब तक ये काम नहीं हो जाएगा, जब तक ये नहीं होगा, तब तक हम क्या करेंगे, उस लूप को चलाते रहेंगे, उस चक्कर को वहाँ पे मारते रहेंगे। जब हमें कंडीशन पहले से नहीं पता हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, वाइल का, है ना। वाइल लिखा होगा आपका प्रोग्राम में, प्रोग्राम देखे होंगे आपने, जो पहले यहाँ पे कंडीशन लिखी होगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रही है, सॉरी, हाँ, जब तक ये कंडीशन नहीं होती तब तक क्या होगा, तब तक आपका जो लूप है वो पूरा कॉन्टिन्यूस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है आपका। ओके,
फिर देखो आपका आता है डू वाइल लूप, ठीक है। आखिर ये डू वाइल लूप क्या होता है, देखो मतलब एटलीस्ट इन्होंने कहा कि देखो यार ऐसा है कि हम यहाँ जाएंगे, एक चक्कर पहले मार लेंगे, अगर हमको एक चक्कर में दिख गया तो ठीक है, अगर नहीं दिखेगा तो हम फिर बार बार यहाँ पे चक्कर अपना मारते रहेंगे। तो मतलब क्या है, डू वाइल लूप में क्या होता है कि जो लूप हमारा है वो एटलीस्ट वन बार तो रन करता ही करता है, कम से कम एक बार जो हमारा लूप है वो चलेगा ही चलेगा। बाकी उसके ऊपर है कि वो कितनी बार रन हो रहा है, कितनी बार रन मतलब कितनी बार चल रहा है और कितनी बार नहीं चल रहा है, फिर ये उसके ऊपर है, ठीक है। आपको ये हो गया। तो देखो यहाँ फंक्शन में क्या होते हैं, इटरेशन स्टेटमेंट, और सारे लूप्स को हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। फिर देखो आपका आता है जंप स्टेटमेंट। जंप में क्या आएगा, देखो ब्रेक आएगा, कंटिन्यू आएगा, आपका आएगा रिटर्न। देखो जंप स्टेटमेंट में ब्रेक क्या होता है, ब्रेक क्या होगा, जहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगी हुई है वहाँ पे क्या होगा, लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा, पूरा बाहर हो जाएगा, उसके अंदर फिर प्रोग्राम इंटर नहीं करेगा, ठीक है। कंटिन्यू क्या लिखा है, क्या करे कंटिन्यू, जहाँ पे कंटिन्यू मिल गया तो क्या करेगा, वहीं से वो अपने लूप को कंटिन्यू कर देगा, आगे बढ़ जाएगा। फिर आपका आता है रिटर्न, क्या करता है रिटर्न, वैल्यू को रिटर्न कराने के लिए, कि आउटपुट देने के लिए, मतलब कि वैल्यू जब ये काम पूरा हो जाए तो एंड में क्या जो हमारा पूरा प्रोग्राम है वो क्या रिटर्न करे, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, किसका हम लोग, वो यूज़ करते हैं रिटर्न का, ठीक है। तो ये 3 टाइप के आपके कंट्रोल स्टेटमेंट थे। पहला आपका होगा सिलेक्शन, इटरेशन और जंप। इन तीनों को एवरीडे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कल ये क्वेश्चन बन सकता है, ये व्हाट आर द सी कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है, ओके ठीक। देखो लिखा है डू वाइल लूप्स बी लाइक, डू वाइल लूप कैसे होते हैं, है ना, पेन कहाँ गया, ये अपना पेन बढ़िया है। कैसे होते हैं, कहीं भैया पहले गोली मारो फिर पूछो कि भैया क्या था, ना भाई, मतलब पहले जो था काम होगा, एटलीस्ट 1 तो काम करना ही करना है। गोली मारने से पहले गोली एक राउंड तो मारेंगे ही मारेंगे, उसके बाद सोचेंगे कितनी मारनी कितनी नहीं मारनी है ना। ये देखो फॉर लूप, आई इक्वल टू चल रहा है 0 से कहाँ तक, 5 तक, मतलब 5 बार लूप चलेगा, आई इक्वल टू 0 1 2 3 4 और 5 सब मिलके, अगर मैं एक केक को सब मिलके देखो यहाँ पे बढ़िया काट रहे हैं, ठीक है। देखो इफ एल्स का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ एल्स होता क्या है। सिंपल इफ क्या होता है कि भाई बॉय बताया गया, इन्होंने कहा इसको तुम रखना क्या सीक्रेट, इनका ओके, ये क्या हो गया सिंपल इफ। इफ एल्स क्या होगा, देखो इफ इनको बताया गया, इन्होंने कहा कि हाँ रखना सीक्रेट, इनका ठीक है सीक्रेट रखेंगे हम, इन्होंने बताया इनको, और क्या कहा, इनसे कहा कि भैया रखना सीक्रेट, इनका ओके। इन्होंने 2-3 लोग को बताया, सबको, सबने क्या कहा कि हाँ हम सब बता रहे हैं एक दूसरे को, और सब कह रहे हैं कि हम क्या रखेंगे, हम इस चीज़ को सीक्रेट रखेंगे, अगर ये नहीं तो ये रखेंगे, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। और यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट क्या हो रही है, मस्त तरीके से यहाँ पे देखो चल रही है, ठीक है। आपने पढ़े थे भी डेटा टाइप, क्या पढ़े थे आपने, डेटा टाइप्स, है ना। शॉर्ट ऐसा होता है, वो शॉर्ट नहीं है, थोड़ा छोटा होता है। इंटीजर थोड़ा और बड़ा होता है, देखो हो गया ना। लॉन्ग फुल पैंट आ गई, देखो यहाँ पे, है ना। डबल लॉन्ग में क्या हुआ, देखो कि भैया थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको क्या कहते हैं, बोलते हैं प्लाजो या पैजामा, जो पहले लोग पहनते थे, जो भी बोलते हो, खैर ठीक वो हो गया। फिर देखो आपका आ गया फ्लोट में क्या हो गया, एक मतलब पूरा वेरिएबल होता है, मतलब है 2.5, तो 2 तो एक पूरा है, तो ये 2 हो गया, मान लो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 0.5, है ना। डबल में क्या होगा, जब 3-4 पॉइंट, देखो बहुत बड़ा वेरिएबल है कोई, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा डबल, ठीक है। कह रहा है राइटिंग अ सी प्रोग्राम लाइक, जब पहली बार आपने लिखा std क्लास 10 में आए होंगे और बढ़िया लिखा होगा एकदम कि भैया एकदम हम आज सब प्रोग्राम बनाएंगे, तो लिखा आपने स्टार्ट किया, आपने हेलो वर्ल्ड लिखा यहाँ पे बढ़िया, फिर क्या किया, इसको बंद कर दिया, और आपका जो हेलो वर्ल्ड था वो आपका प्रिंट हो गया होगा। तो आपने क्या करा, आपने कहा इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं होगी, भाई गोविंदा वाला पूरा सीन यहाँ पे आपने किया, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, वो हमारा पूरा होता है। हम लोग आते हैं किसमें, चैप्टर नंबर 2 में। यहाँ देखेंगे हम किसी बारे में, एरे के बारे में। देखो एरे क्या होती है, समझो, ठीक, पानी पीना हो तो वीडियो को पॉज कर लो और पानी जाके आप लोग पी सकते हो जाके, ठीक है। तो मैं भी ज़रा सा पानी पी लेता हूँ जाके, क्लास रिकॉर्ड हो ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 दिनों में पानी पी के आता हूँ मैं भी, ठीक है। तो देखो हम लोग आ गए हैं अब चैप्टर नंबर 2 पे। पानी मैंने भी पी लिया है, होपफुली आपने भी पी लिया होगा पानी, क्योंकि अब इस चीज़ को ख़त्म करने के बाद ही हम लोग ब्रेक अपना पूरा लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होती है एरे। तो एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर डेटा टाइप। क्या होता है एरे, है ना, क्या होता है एरे, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, है ना।
एक ही तरह के अलग अलग डेटा टाइप का कलेक्शन एक ही जगह पे क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा एरे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एरे के प्रोग्राम के बारे में बात नहीं करेंगे ना, वो हम लोग बात करेंगे कल मॉर्निंग में एक बार बहुत ही फास्ट तरीके से। कल सुबह आप लोग कमेंट में क्या ही बताओगे आप लोग, खैर मैं ही डिसाइड कर देता हूँ। कल मॉर्निंग में सुबह 5 से 7 रखें कि 4 से रखें। 4 बजे तो उठ ही नहीं पाओगे मुझे पता है, ठीक है, पर 5 बजे उठ सकते हो। 5 से लेके 7 बजे तक कल सुबह 2 घंटे की क्लास बढ़िया, जितने भी लॉन्ग आंसर्स आने वाले हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर्स क्या, हम लोग लॉन्ग आंसर की सहायता से सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, एक एक चीज़ को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और आपको अगर इनकी पीडीएफ चाहिए यही लॉन्ग आंसर वाली, तो जो कोर्स हमारा है पापा 19, ठीक, पापा 19 जो कोर्स है, इस कोर्स को परचेज़ कर लो। 19 रुपये का कोर्स है। अभी भी आप लोग वैसे तो ले ही सकते हो, कोई दिक्कत ऐसी नहीं कि नहीं ले सकते हो। ठीक है, आप ले लो इस कोर्स को, तो आपको सारे पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगे, तो आपको रिवीजन करने में वहाँ से आसानी होगी। ठीक है, और पढ़ना कैसे, इस क्लास को ख़त्म करना चुपचाप। क्लास को लेने के बाद में जितना भी आपका पास मटेरियल है, आपके एमसीक्यूज़ की पीडीएफ है, आपके लॉन्ग की पीडीएफ को चाहे तो मत पढ़ना अभी। ठीक है, अभी आप लोग चैप्टर्स जो हैं वो सारे एक बार सब कुछ चीज़ें देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेना, ताकि आपको पूरा चीज़ें एकदम क्लियर रहे। कल मॉर्निंग तुम लोग लॉन्ग को पढ़ें, केवल लॉन्ग को मेरे साथ पढ़ना, वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर्स को सारे करके। उसके बाद आप लोग लॉन्ग आंसर का भी रिवीजन कर लेना। ठीक है, पापा 19 का कोर्स है, 19 रुपीज़ का है, वेबसाइट जाके परचेज कर सकते हो। नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप सीधे व्हाट्सएप पे आके हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, खैर, तो ये तो बात हो जिसकी एरे की। एक ही तरह के जो डेटा टाइप हैं उनका जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं एरे। ठीक है, देखो कितने टाइप की होती है एरे, देखो एरे आपकी होती हैं फिलहाल तो 4 टाइप की, पर आपके लिए तो 2 टाइप मान लो, एग्जाम में आए तो 4 ही फिलहाल लेके आना, अच्छा लगेगा। ठीक है, पहला आपका होता है 1D एरे, 2D एरे, मल्टीपल डायमेंशन, और आपके आती है डायनेमिक एरे। ठीक है, ये आपके में अभी फिलहाल डायनेमिक एरे है, आगे जाके थोड़ा सा है लेकिन एग्जाम के अंदर इतना नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 1D एरे क्या होती है, जिसमें खाली सिंगल इंडेक्स एक्सेस होगी और साइज फिक्स होता है। ठीक है, कि भाई एक एरे ले ली हमने, एरे ऑफ 5, तो ये क्या हो गया आपकी, ये आपकी होगी 1D एरे, 1D आपकी होगी 1D एरे। ठीक है, फिर देखो अगर हम लोग बात करें 2D एरे की तो क्या होती है, देखो जो लिखा हमने एरे ऑफ 3,3 कि 3x3 की एक एरे है। ये क्या है, 3 रो हैं, 3 क्या है, 3 आपके हैं कॉलम, तो ये क्या हो गई आपकी 2D एरे। मल्टीपल डायमेंशन क्या होता है भाई, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 4 ना, ये x y z, ये आपकी 3D एरे होती है, थर्ड डायमेंशन में काम करती है ना, जहाँ पे एक एक्स एक्सिस है, एक आपकी वाई एक्सिस है, और आपके साथ में ही एक जेड एक्सिस भी एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करते हैं। फिर देखो आपकी आती है डायनेमिक एरे, मतलब मैलोक है ना, कैलोक वगैरह, ये आपके आगे इसके अंदर, ये आपके आ गए डायनेमिक एरेज के अंतर्गत। ठीक, अब देखो इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है सर्चिंग का, और साथ में आता है इसका सॉर्टिंग का। तो सॉर्टिंग हम आगे देखेंगे। देखो सर्चिंग क्या होती है, किसी भी एरे के अंदर, किसी भी एरे के अंदर या किसी भी सीरीज़ के अंदर या किसी भी हम लोग कह लें कि इनपुट के अंदर, इनपुट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, छोड़ो, ठीक है, किसी भी एरे के अंदर और किसी भी सीरीज़ के अंदर किसी भी एक डेटा टाइप को, सॉरी किसी भी एक वेरिएबल को या किसी भी एक नंबर को फाइंड करना क्या कहलाता है, सर्चिंग। टू फाइंड एन एलिमेंट इन अ एरे, टू फाइंड एन एलिमेंट, टू फाइंड एन एलिमेंट इन एनी एरे, इन एनी एरे, किसी भी एक एरे में किसी एक एलिमेंट को फाइंड करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है सर्चिंग। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ सर्चिंग, सर्चिंग कितनी टाइप की होती है, सर्चिंग देखो आपकी होती है 2 टाइप की। पहली आपकी देखो होती है कौन सी, आपकी होती है लीनियर सर्च, और आपकी होती है बाइनरी सर्च, है ना, ई का होता है। बताते हैं क्या होता है। देखो देखो क्या होती है लीनियर सर्च, सुटेबल फॉर अ स्मॉल, जो छोटी आपकी या अनसॉर्टेड डेटा सेट आपका है, ठीक है, वहाँ पे आपका लीनियर सर्च यूज़ किया जाता है। मतलब होता क्या है कि मान लो लिखा है 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो पहले चेक करें, आपको मतलब सर्च करना है 5 को, तो पहले चेक करेगा 2 को, फिर चेक करेगा 3 को, फिर 4 को, जहाँ आपको 5 मिल गया तो वही वाले प्लेस को ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब आपको सर ये कैसे होगा, है ना, इसका प्रोग्राम कहाँ है, तो जो इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम का वीडियो पड़ा हुआ है उसको देख लो जाके, वहाँ पे हमने सारे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स को बना के देखा है, बना के सीखा है वहाँ पे, तो उसको देख लो जाके। या फिर कल सुबह हम लोग एक बार प्रोग्राम बनाया होगा, हम पहले बता दें आपको, बनाया होगा, खाली उसको समझेंगे कि आखिर ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपको क्या,
आपका हो गया लीनियर सर्च। अब देखो आता है बाइनरी सर्च। तो जब भी आपकी जो एरे है या आपका जो डेटा सेट है वो बहुत ही लार्ज है और कैसा है, शॉर्टेड है। शॉर्टेड मतलब या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक, किसी एक ऑर्डर में होना चाहिए, या तो असेंडिंग में हो और या तो वो डिसेंडिंग में हो, ठीक है, तभी आपकी जो बाइनरी सर्च है वो काम करेगी। एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ इनमें से कौन सी जो सर्च है वो उसके लिए जो डेटा सेट है वो सॉर्टेड होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए बाइनरी सर्च के लिए, ठीक है। ठीक, और रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, बाइनरी सर्च में मान लो आपकी एरे दी गई है 2 3 4 5 6 7, तो क्या करेगा, देखिएगा भाई इन 7 8 1 लिखा मान लो यहाँ, ठीक, एक से 7 तक। ये क्या करेगा, ये आपका पहले पूरी एरे का निकालेगा क्या, मिड एलिमेंट। क्या निकालेगा, मिड एलिमेंट निकालेगा कि भाई बीच का कौन सा है। तो भाई यहाँ 3 ये 4 हो गया बीच का। आपको सर्च करना है मान लो 6, तो ये चेक करेगा कि जो 6 है वो 4 के इधर पड़ रहा है कि इधर पड़ रहा है ना, मतलब लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है। तो जहाँ मिला है फिर भाई ये तो राइट साइड में, तो क्या करेगा, इतनी पूरी एरे को गायब कर देगा, अब इतनी एरे को लेगा और फिर इसका मिड एलिमेंट को ये फाइंड करेगा। तो हर बार क्या करेगा, ये एलिमेंट के मिड को फाइंड करेगा, बीच वाले एलिमेंट को लेगा और बार बार चेक करता रहेगा। जहाँ इसको मिल जाएगा एरे, जहाँ इसको मिल जाएगा जो सर्च करना है, तो वहाँ पे उस चीज़ को ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, बाइनरी सर्च, है ना। अब आ जाओ आपकी सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होती है, अरेंजिंग डेटा, है ना, अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक, अब पूरा और डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है हमारा सॉर्टिंग। एक सीक्वेंस फॉर्म में लिखना, ठीक है। टाइप क्या होते हैं सॉर्टिंग के, देखो आप किसी में 2 टाइप दिए गए हैं। आपका बबल सॉर्ट आपका दिया गया है सिलेक्शन सॉर्ट। देखो क्या होता है बबल सॉर्ट में, लिखा है कंपैरिजन प्रोसेस, सॉर्टिंग मैकेनिज्म और एल्गोरिथम स्टेप। मतलब लिखा है मान लो 1 5 4 2, क्या करेगा बबल सॉर्ट कि भाई ये ए को लेगा, इससे चेक कराएगा कि भाई कौन छोटा है कौन बड़ा। देखा कि भाई 1 तो छोटा है, कोई बात नहीं, कुछ होगा ही नहीं होगा। फिर चेक कराएगा 5 को 4 से कौन छोटा है। देखो इसको मिला कि भाई 4 छोटा है, तो क्या करेगा, 4 को यहाँ कर देगा, 5 को यहाँ कर देगा। मतलब क्या कर देगा, स्वैप कर देगा दोनों को ना, दोनों क्या कर देगा, स्वैप कर देगा। स्वैपिंग करना तो हमें आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो निकल के समझा देते हैं। स्वैपिंग, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए, और सॉरी ए इक्वल टू क्या था भाई, हाँ ए इक्वल टू हमने बी कर लिया, बी के तरीके इसमें सर को ऐसे नहीं, देखो ए इक्वल टू सी कर लो ना, ए इक्वल टू सी। क्या भाई क्या करा रहे हो यार, ये स्वैपिंग करनी है हमें। देखो 3, एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है, दोनों में हमें वैल्यू को दोनों हमें स्वैप करना है। हमने थर्ड वेरिएबल ले लिया टेम्प, है ना, टेम्प ले लिया। हमने क्या करा कि भाई पहले जो टेम्प के अंदर हमने डाली उसकी ए की, अब ए वैल्यू कहाँ गई, टेम्प में आ गई, ए खाली हो गया। ए इक्वल टू कर दिया हमने बी, बी वैल्यू कहाँ गई, ए के अंदर आ गई, बी खाली हो गया। फिर बी इक्वल टू हमने कर दिया टेम्प, है ना। कंफ्यूज क्या करते फालतू में यार, ठीक है, टेम्प, ठीक। तो टेम्प वैल्यू कहाँ गई, बी के अंदर आ गई। अब ए के अंदर बी की वैल्यू है, बी के अंदर सी वैल्यू है, बी के अंदर है ए की वैल्यू। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि भैया बताओ बिना थर्ड वेरिएबल का यूज़ किए, विदाउट थर्ड यूजिंग थर्ड वेरिएबल, हम लोग कैसे स्वैपिंग को करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि बिना स्वैपिंग का यूज़ किए हम लोग कैसे करते हैं। तो जाना प्रोग्राम वाली वीडियो में, वहाँ पे आपको शायद प्रोग्राम वीडियो में 2nd नंबर वाली प्रोग्राम जो वीडियो है वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ठीक है, कैसे हम लोग बिना थर्ड वेरिएबल को यूज़ किए हुए स्वैपिंग को करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर देख लें जाके। अब आ जाओ किसमें, आपको बबल शॉट, फिर क्या आता है सिलेक्शन शॉट, डिवीजन ऑफ अ लिस्ट। ओफो गाड़ी बाहर जा रही है ना। फिर देखो लिखा है आपका डिवीजन ऑफ अ लिस्ट, और फिर देखो लिखा है सिलेक्शन ऑफ अ मिनिमम। अब देखो इसमें क्या होता है आपका, किसमें, सिलेक्शन शॉट में। ये क्या करता है, ठीक है, ये फाइंड करता है कि भाई पूरी एरे है, मतलब 1 5 4 2 6 3, ठीक, ये पूरे में देखेगा सबसे छोटा कौन सा है। मिला 1, तो 1 क्या पहले स्थान पे है, तो बिल्कुल है, फिक्स कर दिया इसको। अब ये आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखिएगा कि पूरे एरे में सबसे छोटा कौन सा है, तो मिला इसको 2, ठीक है। अब क्या करेगा, ये 2 को स्वैप कर देगा इससे कि 2 यहाँ जाएगा और 5 आपका यहाँ आएगा। तो क्या हो गया, एक चीज़ हो गया 2, अब ये 4 5 6 3, तो अब ये दोनों क्या होगा, ये दोनों हो गए फिक्स, है ना। दिख रहा है आपको, ऊपर ले लो, अब दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये दोनों क्या होगा, ये दोनों आपके हो गए फिक्स। अब बताइए इतना खाली आपका ना, अब यहाँ पे पूरे में स्वैपिंग को किया जाएगा, ठीक है।
मतलब चेक किया जाएगा कि कौन इनमें से छोटा है ना। कैसे होता है तो एक बार हम कल मॉर्निंग में देखते हैं इसको, क्योंकि प्रोग्राम वाला कॉन्सेप्ट है पूरा, या फिर आप जो पहले के वीडियोस हैं प्रोग्राम इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स वाले, वहाँ पे प्रोग्राम बने हुए पड़े हैं, तो वहाँ पे जाके आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और वहीं पे देखिएगा तो बेटर तरीके से वहाँ हमने किसी चीज़ को बनाते हुए समझाया है ना, ठीक है। तो अब आपका आता है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, कि आखिर स्ट्रिंग को हम लोग मैनिपुलेट कैसे करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो पहला आपका होता है strlen, MCQs के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे एक MCQ बनने वाला है कल एग्जाम के अंदर पक्का। देखो strlen लेंथ बताएगा है ना, strcp क्या होता है, कॉपी करता है स्ट्रिंग को, एक स्ट्रिंग को दूसरे में क्या कर देगा, कॉपी करेगा, कौन, वो करेगा strcpy। strcat क्या करता है, स्ट्रिंग कॉन्केनेट, दो स्ट्रिंग को कॉन्केट कर देगा ऐड करने के लिए, क्या यूज होता है आपका strcat का यूज होता है, मतलब ज्वाइन कर देगा, ठीक है। ये कहता है strcmp, मतलब कंपेयर करने के लिए दो स्ट्रिंग का यूज होता है आपका, वो आपका यूज होता है strcmp, ठीक है। ठीक, अब आ जाओ स्टेप नंबर 3 पे, फंक्शंस। फंक्शन क्या होते हैं, देखो एक सेट होता है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन देखो, फंक्शन देखो क्या क्या फंक्शन के टाइप्स हैं इसमें, अभी तो अच्छा इसे बताना है बाकी हुए, ठीक है ओके, ठीक है। देखो फंक्शन का यूज़ कहाँ होता है, हम जो पहले ऐसे मान लो हमें कोई भी एक ऑपरेशन को परफॉर्म करना है बार बार, है ना, या मान लो हमें कोई भी एक ऐसा, मान लो हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो हमने क्या करा, हमने एक फैक्टोरियल का एक फंक्शन ऊपर डिफाइन कर लिया, जो पूरी प्रोसेस होनी है वो हमने यहाँ पे पूरी लिख डाली, और हम उस फंक्शन को बार बार कॉल करे ले रहे हैं ना। मतलब अपने प्रोग्राम को इजी बनाने के लिए जब हमें बार बार रिपीटेड टास्क करना हो तो हम क्या करते हैं, तो हम वहाँ पे फंक्शन का यूज़ करते हैं। फंक्शन के कई सारे टाइप होते हैं, जो कौन से होते हैं, पहला आपका हो गया स्टैंडर्ड लेवल फंक्शंस, फिर आपका हो गया यूजर डिफाइंड, फिर आपका हो गया वाइड फंक्शन, फिर आपका हो गया रिटर्न फंक्शन, ठीक है। तो प्रिंटफ, स्कैनफ, सब आपके हो गए, अच्छा लेवल आगे, ठीक है ना। फिर आपका आगे जो ऐसे फंक्शन जो डिफाइन करता है यूज़र, कौन से आपके हो गया, आपके हो गया इनकैप्सुलेट कोड, है ना, रिजनेबल टास्क वगैरह वगैरह। फिर आपके आते हैं देखो वाइड फंक्शंस, डिक्लेयर विद द वाइड, है ना, जो कि क्या होते हैं, डिक्लेयर आपके वाइड इनको डिक्लेयर किया जाता है, ठीक। फिर आपके हो गए देखो रिटर्न फंक्शन, जो क्या करते हैं, वैल्यूज़ को रिटर्न कराने के लिए यहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक। फिर देखो इसके अलावा फंक्शन होता है, देखो आपका हो गया लाइब्रेरी फंक्शंस। अभी कौन से हो गए, देखो string.h, stdio.h, और आपका कौन सा हो गया stdlib, है ना, library.h, है ना। ये आपके तीन हो गए क्या, लाइब्रेरी फंक्शंस, है ना। देखो ये आपका हेडर फाइल है ना, आपका दिया हुआ है, चीज़ें ज़रा कठिन नहीं है, आपके सारे स्ट्रिंग का जो भी पूरा काम है, जितनी भी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का काम पूरा होता है वो आपका कहाँ होता है, string.h के अंदर होता है, हेडर फाइल के अंदर। जितना भी आपका इनपुट का या आउटपुट काम होता है वो कहाँ होता है आपका, वो आपका होता है stdio के अंदर होता है। आपका जितना भी आपका लेवल फंक्शन काम होता है, मैलोक का, कैलोक का, फ्री है ना, इन सबका काम वो अब कहाँ होता है, वो आपका होता है stdlib के अंदर, लाइब्रेरी के अंदर आपका वो काम पूरा होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है, मीम बना हुआ है कि भैया जो लेवल फंक्शंस हैं उनको तो कोई यूज़ नहीं करता है, सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने खुद के फंक्शन को यूज़ कर रहा है ना। आपने भी शायद ही कभी किसी लाइब्रेरी फंक्शन का यूज़ सी लैंग्वेज के अंदर अभी क्लास 10 के अंदर किया होगा ना, ठीक है। फिर देखो आता है रिकर्शन, ठीक है। अब ये आपका कॉन्सेप्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। यहाँ आपको बने हैं, ये कौन है, ये अंतरंग, ये कौन है, विमल पान मसाला, विमल, है ना, जुमा केसरी, जुमा तो लिखते नहीं बनना है इसमें यार, नया प्रिंट है, अभी आदत नहीं बनी है। जुबा केसरी अच्छे लिखता हूँ, ये लोग केसरी, ठीक। इनको तो आप जानते ही होंगे, है ना, क्वीन खान है ये, किंग खान तो नहीं कहेंगे इनको, क्वीन खान कह सकते हैं हम लोग। देखो क्या होता है रिकर्शन, क्या लिखा, देखो लिखा है, रिकर्शन इज द प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व प्रॉब्लम। देखो जब भी कोई फंक्शन, है ना, व्हेन द फंक्शन कॉल इटसेल्फ, व्हेन द फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, जब भी कोई फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है तो हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिकर्सन। व्हेन इज यूजफुल, कब इसको यूज़ कीजिए, जब इट इज यूजफुल फॉर द प्रॉब्लम दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर एंड सिमिलर सब प्रॉब्लम्स। ऐसी प्रॉब्लम्स जो क्या स्मॉलर हों, छोटी हों और सिमिलर हों, एक ही जैसी हों, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, रिकर्शन का यूज़ फिर करते हैं। जैसे कि मान लो आपका निकालना हो गया फैक्टोरियल, है ना, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिकर्शन का यूज़ करेंगे। लिखा है व्हाट मस्ट अ रिकर्सिव फंक्शन है, क्या क्या होना चाहिए, तो एक बेस केस होना चाहिए और आपका क्या इन्फिनाइट लूप तक वो चीज़ चलनी चाहिए। एग्जाम्पल देखो देना है यहाँ पे, एग्जाम्पल हो गया किसका, फैक्टोरियल का। देखो एग्जाम्पल देख लो, प्रोग्राम बना हुआ यहाँ पूरा, क्या हुआ देखो, फाइल स्टार की हेडर फाइल,
क्योंकि यहाँ पे फंक्शन को उन्होंने पहले डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। एन जब तक क्या होगा, इफ़ अगर एन की वैल्यू 0 है या फिर क्या है और ऑपरेटर का यूज़ हुआ है, देखो आपका लॉजिकल और है ना, अगर क्या है 1 है मतलब इनमें कोई भी एक होगी ट्रू तो आपका ट्रू हो जाएगा, तो क्या कर देगा रिटर्न 1 कर देगा, अगर नहीं है तो क्या करेगा रिटर्न n फैक्टोरियल n-1 को यहाँ पे ये रिटर्न करेगा। मतलब वापस से इस फैक्टोरियल को देखो यहाँ पे कॉल कर लिया इसने, यही क्या हो गया आपका रिकर्सिव फंक्शन यहाँ यूज़ हो गया, रिकर्शन हो गया ना। तो वो फंक्शन क्या कर रहा है, अपने आप को ही कॉल कर ले रहा है, दिख रहा है यहाँ पे ना। फिर देखो इंटर नंबर, यहाँ पे देखो फंक्शन को यहाँ पे भी कॉल किया गया है, डिफाइन किया गया, सॉरी कॉल किया गया यहाँ तक फंक्शन को डिफाइन डिक्लेयर किया गया है और यहाँ पूरा इसको डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रिकर्शन। अब आता है इसमें चैप्टर नंबर 4 में स्ट्रक्चर एंड यूनियन में। देखो क्या होता है स्ट्रक्चर और क्या होता है देखो यूनियन, ठीक। देखो यहाँ बना है पूरा फिगर। स्ट्रक्चर तो क्या स्टोर है डाइवर्स डेटा टाइप, अलग अलग डेटा टाइप के हम लोग कह लें कि जो वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पे ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट मेंबर एक्सेस, इसमें क्या होगा स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर एक्सेस वो इंडिपेंडेंट होगी, मतलब हम लोग किसी भी डेटा टाइप को या किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, एक ही टाइम पे 2 वेरिएबल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है यूनियन में आपका देखो स्टोर्स 1 वैल्यू एट अ टाइम, खाली एक ही वैल्यू को एक बार में ये लेता है। सिंगल मेंबर एक्सेस, एक बार में एक ही मेंबर को एक्सेस को यहाँ पे एक ही बार में एक ही मेंबर को एक्सेस यहाँ पे डिफाइन होती है। देखो इंडिपेंडेंट लोकेशन, यहाँ पे जो मेमोरी का लोकेशन है वो क्या होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, सारे जो वैल्यूज़ हैं वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपने स्टोर होते हैं और उनको इंडिपेंडेंट तरीके से कोई भी एक्सेस एक बार में 2 एक्सेस कर सकता है ना। लेकिन आपका यूनियन में क्या होता है कि शेयर मेमोरी होती है, लोकेशन सभी जो मेमोरी लोकेशन हैं वो सारी शेयर होती हैं दूसरे से, तो एक बार में एक ही किसी को एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों के बने हुए हैं एग्जांपल कि भाई देखो स्ट्रक्ट लिया गया कैर एंड फ्लोट, यहाँ पे लिखा है यूनियन एंड फ्लोट कैर, दोनों चीज़ें सेम हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग एक ही बार में कैर को और इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें क्या होगा इसमें हम लोग एक बार में किसी एक ही को यूज़ कर पाएंगे। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। फिर देखो क्या एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं किसके स्ट्रक्चर के। देखो आपका ये इंपॉर्टेंट हाँ हो सकता है कि 2 मार्क्स के अंदर ये कहीं ना कहीं हो सकता है देखने को मिल जाए आपको ना। तो पहला फ़ायदा क्या है आपका कॉम्प्लेक्स डेटा रिप्रेजेंटेशन की, कब बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा है, अलग अलग वैल्यूज़ का है, मल्टीपल फील्ड्स हैं उसके अंदर, तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डेटा का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी काफ़ी इजी होता है ना। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज डेटा फॉर द ईजियर मैनेजमेंट, है ना। फिर आपका देखो हो गया डबल ओपी के अंदर क्या होता है आपका इनेबल द इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन ना, ये आपका C++ का टॉपिक दोनों है, ठीक है। अभी इसको आप भूल जाइए फिलहाल के लिए ना, इसमें मत घुसिए अभी कि सर इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ये एग्जाम के अंदर आना तो नहीं चाहिए खैर वैसे जनरली, बाकी तो देखो क्या होता है ना। लेकिन इतना ध्यान रखो कि जो भाई स्ट्रक्चर है उसका यूज़ हम लोग डबल ओपी के अंदर, डबल ओपी मतलब ओप्स के अंदर हम लोग यहाँ पे करते हैं, जिसका यूज़ स्ट्रक्चर का यूज़ है ना ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाए आपसे तो याद रखना ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बाकी एक फुल फॉर्म अपना किसका AI का, वो आर फुल फॉर्म ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्पेलिंग याद कर लेना, स्पेलिंग याद कर लेना, इनकी पूरी एविडेंस हो सकता है क्योंकि सिंपल है, लोग बच्चे जनरली क्या करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। इंटेलिजेंट लिखा होगा तो उसको टिक करके आएंगे, ऐसा ना करना, इंटेलिजेंस होता है ना C। फिर देखो आपका आता है देखना यूनियन, कहाँ यूज़ होता है देखो आपका यूनियन आपकी मेमोरी एफिशिएंसी, क्योंकि ये करता है मेमोरी को ये शेयरिंग में यूज़ करता है तो कम मेमोरी खाता है ना, इसके लिए। फिर क्या वेरी टाइप अलग अलग जगह यूज़ कर लेता है आपका। फिर क्या प्रोटोकॉल हैंडलिंग के अंदर अलग अलग डाइवर्स पैकेट्स को हैंडल करने के लिए नेटवर्क के अंदर किसका यूज़ करते हैं, आप लोग यूज़ करते हैं किसका, यूनियन का, ठीक है। और कुछ खास से पढ़ने वाला है नहीं, इससे आपके क्वेश्चन इतने ज़्यादा बनने वाले नहीं है ना। मेन क्वेश्चन आपके ऑपरेटर से आएंगे, अभी तक की आपके रिकर्सन से क्वेश्चन आएगा आपका मान लो, और कुछ क्वेश्चन आपका सकता है स्ट्रक्चर यूनियन, हाँ स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आपका आएगा, यूनियन से शॉर्ट में आपके इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपका जनरेशन से सकता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ C लैंग्वेज, इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है। 1D एरे और 2D एरे से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके ना। तो क्वेश्चन जो सारे हैं आपके वो वहीं से बनने वाले कल के लेक्चर में, सॉरी कल के एग्जाम में हैं। अब देखो आ गया पॉइंटर्स। देखो क्या होते हैं पॉइंटर्स, पॉइंटर्स क्या होते हैं, स्टोर द मेमोरी लोकेशन, स्टोर द मेमोरी लोकेशन कह लो या मेमोरी एड्रेस कह लो, है ना। किसी भी वेरिएबल की मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करने के लिए
उसकी लोकेशन को शो करने के लिए किसको यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं किसका, पॉइंटर का सिंबल क्या होता है, पॉइंटर का ये ऐसे सिंबल यहाँ पॉइंटर का बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या प्रोसेस हैं इसके, लिखा है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसकी जो मेमोरी एक्सेस डायरेक्ट रखते हैं, क्या क्या इसके मतलब कौन से, मतलब इसके क्या क्या डिसएडवांटेज टाइप में मालूम है, तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। फिर फ़ायदा क्या है, देखो एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट, इसका जो मेमोरी मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इसका नुकसान क्या है, रिस्क ऑफ मेमोरी लीक्स, कि भाई पॉइंटर के अंदर मेमोरी लीक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर देखो लिखा है पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर, हाँ यहाँ पे क्या लिखा है, डिफिकल्ट डीबगिंग। फिर देखो आपका हो गया इनहैंस परफॉर्मेंस, वो क्या होती है, इससे इन्हेंस हो जाती है, लेकिन क्या है पोटेंशियल फॉर द सेगमेंटेशन फॉल्ट भी हमें पॉइंटलेस के अंदर दिखाई देती हैं। फिर तो क्या फ्लेक्सिबिलिटी ना, प्रोग्रामिंग क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, लेकिन क्या स्टीपल लर्निंग कर्व का हमें सामना पॉइंटर्स के अंदर करना पड़ता है। ठीक है, तो आपके सारे हो गए प्रोस और आपके सर हो गए डिसएडवांटेज कर लो, काउंसलिंग कर लो। ठीक है, वो आपकी चॉइस है। फिर तो आपका आता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। देखो लिखा है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन अलाउस यू टू एलोकेट मेमोरी ड्यूरिंग द रन टाइम यूजिंग अ पॉइंटर, है ना, क्या रन टाइम के दौरान, है ना, प्रोग्राम जब पॉइंटर यूज़ करके जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है उस समय मेमोरी को एलोकेट करने के लिए क्या करते हैं, डायनेमिक मेमोरी का यूज़ करते हैं। देखो इसके अंदर तक यूज़ होता है आपका, इसके यूज़ होता है आपका मैलोक का यूज़ किया जाता है, कैलोग यूज़ होता है ना, रीलोग यूज़ होता है, आपका फ्री यूज़ होता है। मैलोक क्या करेगा, एलोकेट द स्पेसिफाइड बाइट्स रिटर्न्स अ पॉइंटर। कैलोग क्या करेगा, क्या करता है, एलोकेट एंड जीरो इनिशियलाइज। रीलोग क्या करेगा, रिसाइज कर देगा प्रीवियसली मेमोरी अकॉर्डिंग। और फ्री क्या करता है, डिलोकेट कर देता है प्रीवियस जो उसमें आपका मेमोरी लोकेशन हुआ है उसको, है ना। ठीक है, फिर तो आपका आता है फाइल हैंडलिंग इन सी के अंदर फाइल हैंडलिंग क्या होती है, एग्जाम के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या होता है, देखो फाइल हैंडलिंग अलाउज यू टू क्रिएट, ध्यान देना इस पर इंपॉर्टेंट है, क्रिएट, ओपन, रीड एंड राइट और क्लोज द फाइल्स इन सी। फाइल को क्रिएट करने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए, रीड करने के लिए, डाटा को राइट करने के लिए, इन सब के लिए क्या यूज़ होता है आपका, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है किसका, फाइल हैंडलिंग का, ताकि जो कुछ हमने बनाया है, जो भी प्रोग्राम बनाया है हमने, है ना, वो कहीं ना कहीं पे क्या रहे, वो कहीं ना कहीं पे आपका स्टोर रहे। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, फाइल हैंडलिंग का। फिर देखो क्या, फाइल प्रोवाइड अ वे टू स्टोर डेटा परमानेंटली, है ना, फाइल क्या करती है, हमें वे प्रोवाइड करती है ताकि तुम्हारा डेटा है वो परमानेंटली स्टोर हो जाए, है ना। पूरा प्रोसीजर क्या है, पहले फाइल की ओपनिंग होती है, फिर फाइल हम लोग डेटा को रीड करते हैं। ओपन कैसे करेंगे, एफ ओपन के थ्रू, ध्यान रखना एमसीक्यू में आएगा कि भाई एफ ओपन का यूज़ कहाँ होता है, फाइल को ओपन करने के लिए। एफ गेट एफ या एफ रीड या एफ स्कैन एफ का यूज़ कहाँ होता है, फाइल से डेटा को रीड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं जिसका, एफ स्कैन एफ का, या फिर एफ गेट एफ का, या फिर एफ रीड का। फिर कहता है राइटिंग अ फाइल में लिखने के लिए एफ प्रिंट एफ राइट और एफ पुट्स का यूज़ किया जाता है। और फाइल को क्लोज करने के लिए हम लोग एफ क्लोज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए चैप्टर नंबर 5 तक। पूरा जो सी वाला पोर्शन था वो हमने माइंड मैप के थ्रू कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ तक आते आते आपकी हालत कुछ ऐसी, आधे बच्चों की हालत ऐसी देखो पूरी हो गई है। ठीक, ऐसी हो गई है, एकदम नाक बह रही है, सब एकदम खूना खच्चर हो गया है, पूरा थक गए हैं बेचारे, है ना, इतनी लंबी क्लास लेते लेते। और आधे तो ऐसे होंगे जो इस क्लास को यहीं पे छोड़ दिए होंगे कि भैया अब तो पढ़ लिया हमने, लेकिन असली जो मज़ा है पढ़ाई का माइंड मैप के थ्रू वो प्रोग्रामिंग में नहीं है, वो थ्योरिकल पोर्शन में है, वो अब आने वाला है। क्या आने वाला है, वो आने वाला है असली मज़ा। ठीक है, देखते हैं कैसे आने वाला है। ठीक है, तो अपनी हालत को देख लीजिए एक बार, अपने शीशे में देखिए अपने आप को, आप लोग भी ऐसे ही दिख रहे होंगे और मेरे भी अंदर लग रहा है भैया बहुत लंबा हो गया लेक्चर ना। खैर चलो कोई बात नहीं। देखो आ जाओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैप्टर नंबर 6। देखो आखिर एआई होता क्या है ना, सबका प्यार ज़रा एआई। देखो यहाँ पे एक जुमा केसरी जी का मीम दिया हुआ है, इंडियन गाइस आलू टिक्की स्टॉल। एक लड़का है, इंडियन गाय है, मतलब एक आदमी है, उसने आलू टिक्की का स्टॉल लगाया है चाट का, और उसका नाम रखा है चाट जीपीटी। वो चैट जीपीटी को आप लोग चाट जीपीटी या चाट जीपीटी भी पढ़ सकते हैं। और देखो बढ़िया एकदम खुश हो गया ना, तो अच्छा है। देखो एआई क्या होता है, डिज़ाइन थिंक एंड एक्ट लाइक अ ह्यूमंस। जब भी कभी भी कोई मशीन, कोई डिवाइस जब भी क्या करे, वो थिंक कर सके, सोच सके और एक्ट कर सके, एक्शन ले सके ऐसे लाइक अ ह्यूमंस, इंसानों की तरह। तो हम कहते हैं कि भाई ये मशीन कैसी है, ये मशीन आपकी एआई मशीन है। ठीक है, क्या फीचर्स हैं एआई के भाई, देखते हैं। देखो पहला है क्या, लर्निंग।
एआई से क्या होता है, लर्निंग होती है। एआई के पास लर्निंग की जो पावर है वो है, मतलब डेटा एनालिसिस कर सकता है और एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कर सकता है, उससे अपने पास्ट से लिए डिसीजन से, अपने पास्ट के इनपुट से, अपने पास्ट के आउटपुट को और बेहतर बनाने के लिए क्या करता है, ये अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, फिर जो आपका अगर रीजनिंग, जो एआई है वो क्या करेगा, एआई मशीन के अंदर रीजनिंग कैपेबिलिटीज होती हैं, वो लॉजिकल डिसीजन को ले सकता है और इन्फॉर्मेशन का इवैल्यूएशन वो कर सकता है ना, कौन, आपका एआई। फिर देखो आपका आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, एआई जो है क्या, वो डेटा एनालिसिस कर सकता है और कॉम्प्लेक्स इश्यूज को भी रिसॉल्व कर सकता है, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी अब एआई धीरे धीरे सॉल्व कर सकता है ना। फिर देखो लिखा है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, जो एआई क्या कई सारी लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करता है, समझता है। ठीक है, जब आपको देखो है ना लैंग्वेज आपका ह्यूमन इंटरेक्शन वगैरह, ठीक, मतलब एनएलपी वगैरह देखो, आपका ChatGPT है तो वो बंगला, मराठा, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, है ना, आपकी हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, कई सारी भाषाओं को वो समझता है ना। फिर तो क्या है परसेप्शन, मतलब वो एआई किसी भी इमेज को रिकग्नाइज कर सकता है, अपनी भाषा को, स्पीच को, तो आप यूज ही कर रहे होंगे मोबाइल वगैरह में, इनको वो रिकग्नाइज भी कर सकता है और उनके थ्रू डिसीजन ले सकता है। लाइक आपका फेस लॉक, भाई जब तक आपका चेहरा सामने नहीं आएगा तो क्या होगा, तब तक आपका मोबाइल अनलॉक नहीं होगा। तो ये भी क्या, ये भी आपका एआई की हेल्प से ही ये चीज़ भी आपकी हो रही है ना। इनको नोट करते चलना इन सारे पॉइंट को, ऐसे ही बढ़िया एग्जाम में इनकी थ्योरी तो लिख के आओ ही लाओगे, लेकिन ये जो माइंड मैप है एकदम इस तरह तो नहीं बना पाओ खैर, लेकिन हल्का फुल्का ऐसा मिलता जुलता एग्जाम में माइंड मैप जरूर बनाना। लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, देख लो, माइंड मैप जरूर बनाना है, फ्लो चार्ट जरूर बनाना है। ठीक है, क्यों, ताकि आपकी जो कॉपी है वो बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग दिख सके, है ना। ठीक है, अब देखो बात करें इसकी हिस्ट्री ऑफ एआई की, कि आखिर एआई का इतिहास क्या है ना, क्या हिस्ट्री रही है एआई की। देखो लिखा है आपका अर्ली फाउंडेशंस, मॉडर्न एआई बिगिंस ग्रोथ, है ना, रिन्यूड इंटरेस्ट और 21st सेंचुरी एआई। देखो पहले क्या 1940s के आसपास से क्या हुआ, आपका एआई की जो खोज थी धीरे धीरे होना स्टार्ट होती है 1950s में। 50s लिखा है, कई तुम्हें आपने गलत बता दिया, 1950 बता दिया, 1950 नहीं है, 50 से मतलब 1950 से लेके 1959 तक, 1959 तक क्या चला होगा, पूरा 1950s ही चला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्यूरिंग टेस्ट, यहाँ पे ट्यूरिंग टेस्ट लिया जाता है एग्जाम क्वेश्चन का। तो जो आपका ट्यूरिंग टेस्ट है वो किससे रिलेटेड है, कौन, ट्यूरिंग टेस्ट किससे करता है रिलेट, तो किससे करता है, वो करता है आपका एआई से, है ना। आपका ट्यूरिंग टेस्ट हुआ यहाँ पे आपके डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके एआई को स्टैब्लिश किया जाता है, एआई की जो फील्ड है उसकी स्टार्टिंग यहाँ पे होती है। फिर देखो है ग्रोथ एंड चैलेंजेस। अब जब एआई को डेवलप किया हुआ तो वहाँ पे क्या एक्सपर्ट सिस्टम को डेवलप किया गया, और देखो एआई विंटर। लेकिन क्या हुआ जब इसको डेवलप किया गया तो उस समय के साइंटिस्टों ने ये सोचा कि यार ये जो एआई क्या कोई जो मशीन है वो इंसानों की तरह सोच सकती है। और उस समय जो दौरान था पूरा इरा था, वो किसका था, वो था तुम्हारा पूरा किसका, कोल्ड वॉर का। उस समय सब लोग टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में लगे थे, लेकिन तो किसी ने इसमें इतना फोकस नहीं दिया कि उनको लगा भाई कि मशीन इंसान नहीं बन सकती है। फिर कोशिश करी गई, उसमें सक्सेस नहीं मिली होगी, तो क्या हुआ धीरे धीरे जो एआई पे काम था वो बंद कर दिया गया और उसे क्या बोला गया, उसे बोला गया एआई विंटर, है ना। इन सब चीज़ों को हम लोग कल दोबारा से मॉर्निंग में एक बार लॉन्ग आंसर्स के साथ में डिस्कस करेंगे ना, वहाँ आपको ये और बेटर तरीके से समझ आएगा। ठीक है, फिर तो लिखा है न्यूरल इंटरेस्ट। लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे दोबारा से न्यूरल नेटवर्क के डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। पैटर्न रिकग्नाइजेशन जो था आपका, इसमें भी काम होना स्टार्ट हुआ और वापस से क्या हुआ, वापस से आपका एआई की फील्ड में इंटरेस्ट जगा। ठीक है, फिर जो आपका आया 21st सेंचुरी एआई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एआई एप्लीकेशन का और इंडस्ट्री, आपकी जो एआई एप्लीकेशन है इनका यूज़ बहुत ही ब्रॉडली किया जा रहा है। आपकी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं वहाँ पे भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। फिर देखो आपके आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किसके, एआई के, कि भाई एआई क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। देखो क्या क्या चीज़ें हैं। पहले फ़ायदे क्या क्या है ना, पहले मैं एक घुट पानी पी लूँ, बस एक घुट, है ना। क्या ही इसमें कट लगाओ, फिर वीडियो पॉज करो तो बहुत लंबा झाम हो जाता है पूरा एक, तो भाई वीडियो पॉज करो, फिर माइक लगाओ, फिर ये करो, सामने पी लो, है ना। आप भी पी लो, पीना वीना हो तो। ठीक है, देखो अब लोग बात करेंगे एआई की एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की। इम्पॉर्टेंट लिख लो, टिक लगा लो भैया, ये एग्जाम में आपको मिलेगा कि क्या फ़ायदे हैं एआई की और क्या नुकसान है। पहला देखो फ़ायदा क्या क्या है कि इंक्रीज द एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज़ हो गई है, काम बहुत ही जल्दी हो जाता है। इन्हांस डिसीजन मेकिंग,
जो डिसीजन मेकिंग थी वो प्रोसेस में और बढ़ गई है। ऑटोमेटेशन ऑफ टास्क, है ना, टास्क का ऑटोमेटेशन बहुत अच्छा हो गया ये भाई, पहले से आप डिफाइन कर दो क्या हो रहा है, ठीक है। फिर पर्सनलाइजेशन, है ना, एक हम लोग कह रहे हैं कि जो काम इंसान करते थे कभी, आज वो क्या हो रहा है, आज एक एआई एज अ पर्सन काम कर रहा है, ठीक है ना, इसी भी आपका फ़ायदा हो गया इसका। फिर देखो लिखा है एडवांसमेंट ऑफ अ हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट था जहाँ पे पूरी सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी आपका एडवांसमेंट हुआ है, बेनिफिट हुआ है यहाँ पे भी ना। ये भी जो आपका सेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है, उसने किसकी हेल्प से, एआई की हेल्प से। तो ये सारे क्या हो गए आपके एडवांटेजेस हो गए। क्या डिसएडवांटेजेस हैं भैया, एआई जो है वो नौकरी खा रहा है ना, डिसएडवांटेज इसका है। कहीं ना कहीं देखो इतना खाए जब भी कहीं भी, पहले कंप्यूटर आया, लोगों ने कहा कि जो कंप्यूटर आ गया तो सब जॉब चली जाएंगे वगैरह, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जॉब और क्रिएट हुई कंप्यूटर के आने से ना। और आज हम और आप कनेक्ट कर पा रहे हैं एक दूसरे से, ये भी क्या, ये भी आपके कंप्यूटर की मदद से ही ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है ना। फिर देखो लिखा है बाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई जो बायस थे, है ना, और डिस्क्रिमिनेशन भाई कभी कभी जो एआई का जो डिसीजन है वो बायस होता है, वो जेंडर स्पेसिफिक हो सकता है, वो आपका हम लोग कह लें कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या पर्टिकुलर समझिए वो एआई जो है वो चलाने वाला कोई एक आदमी ही है, तो हो सकता है कि वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हो तो उसका क्रिएटर हो ना, तो कहीं कहीं उसके जो डिसीजन हैं वो बाइस होते हैं, और भेदभाव भी कभी कभी हमें देखने को एआई के अंदर मिलता है। फिर प्रोफाइल को लिखा है आपका प्राइवेसी कंसर्न्स, कि भाई जो प्राइवेसी है वो हमारी चली जाती है। मान लो चैट जीपीटी का हम यूज़ कर रहे हैं तो हम किस मामले में उसको यूज़ करते हैं, हम क्या पूछते हैं, वो सारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है, कहीं ना कहीं कलेक्ट हो रहा होता है, तो उससे हमारी जो प्राइवेसी है उसको खतरा हो जाता है। फिर तो लिखा है सिक्योरिटी रिस्क, एआई से क्या हुआ कि कई सारे सिक्योरिटी रिस्क भी देखने को मिले हैं, कई जो आपका साइबर क्राइम है ना, साइबर फ्रॉड है, वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और फिर देखो जो मोस्ट डेंजरस बेनिफिट इसका डिसएडवांटेज वो क्या है, वो है आपका डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, की जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे आप लोग भी डिपेंडेंट होते चले जा रहे हो, किसमें, चैट जीपीटी पे या फलाना ढिमाका पे, किसी भी ऐप पे। आपका कौन था जनरली भी कोई चैनल लॉन्च किया था, है ना, मैंने डीप सीक, है ना, मैंने बनाई थी वीडियो भी उस पर, पड़ी होगी देख लेना, यहाँ तो कोई वीडियो शायद आपको दिख रही हो स्क्रीन में, या फिर आप लोग बाद में कभी भी इस वीडियो को देख सकते हो जाके ना। तो हाँ ठीक है, तो आपका इस पे क्या है, तो आपकी जो डिपेंडेंसी है किस पे, एआई पे, चैट जीपीटी वगैरह पे, तो वो आपके धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। ये भी क्या, ये भी हमारे लिए एक हार्मफुल चीज़ है ना, ठीक है। अब देखो आता है इंटेलिजेंट एजेंट एंड इट्स कंपोनेंट, कि भाई आई ए क्या होता है, इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, उसके कंपोनेंट कौन से होते हैं। देखो व्हेन यू थिंक दैट चैट जीपीटी नोस ऑल, आपको लगता है ऐसा कि जो चैट जीपीटी है सब कुछ जानता है, तो क्या कहोगे आप लोग, कहते हो कि बुद्धि बहुत तेज़ है तुम्हारी। मिर्ज़ापुर का ये सीन है ना। आपको कि सर यहाँ पे पिक्चर का प्रमोशन किया जा रहा है क्या, पैसा हमको नहीं मिला है वैसे भी, है ना, लेकिन फिर भी मिर्ज़ापुर सीरीज़ भी अच्छी सीरीज़ है, 18+ है, लेकिन क्या ही बोला जाए ना, मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा देखने को अभी के लिए फ़िलहाल, लेकिन अच्छी पिक्चर है। खैर देखो, है ना, कह रहा है भैया क्या होता है इंटेलिजेंट एजेंट और इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, है ना। देखो पहला आपका हो गया इफेक्टर्स, सेंसर्स, और आपका हो गया एक्वेटर्स, है ना। देखो एक्विटेटर्स कह लो या एक्वेटर्स कह लो, जो बहनों कह लो। देखो इफेक्टर्स क्या होता है, कंपोनेंट दैट मेक चेंजेस बेस्ड ऑन डिसीजन, कि भाई डिसीजन के बेसिस पे जो कंपोनेंट चेंज ला रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके इफेक्टर्स। फिर होगा सेंसर्स, जो क्या कर रहे होते हैं, अपने इन्वायरमेंट से डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन को ले रहे होते हैं। मान लो भाई कोई सेंसर है, कोई कार है वो चल रही, तो उसके अगल बगल टेम्परेचर कितना है, सामने कोई वॉल तो नहीं आ गई है, इन सब डेटा को कलेक्ट करना काम कौन करता है, वो करता है सेंसर। और आपका एक्चुएटर मतलब मैकेनिज्म दैट इनेबल द एक्शन, जो एक्चुअली में जो चीज़ें एनवायरनमेंट में एक्शन ले रही हैं वो क्या कहलाएंगी हमारी, वो कहलाती हैं हमारी एक्वेटर्स। इन सबको मिला के ही क्या बनते हैं हमारे, वो बनते हैं हमारे इंटेलिजेंट एजेंट, है ना। इनको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ इंटेलिजेंट एजेंट, और ये क्या होता है ये चीज़। तो भैया देखो तीनों चीज़ें आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं, इनको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। फिर देखो आपका आता है नंबर 7 ड्रोन टेक्नोलॉजी। देखो भैया ये क्या चीज़ होती है ना, देखो क्या होता है ड्रोन। और ड्रोन इज अ टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। सब पिन बदला जाए, कलर में मज़ा नहीं आ रही ना, हरा पिन ले क्या, और पिन ले, अच्छा पिन लेते हैं, ब्राउन नहीं, येलो, ये अच्छा दिख नहीं रहा है। और कोई पिन देखो अच्छा सा, पर्पल लेते हैं, ये पर्पल समझ में लगी ना, पर्पल है ये,
हाँ, ये बड़ा पेन लग रहा है ना, लड़कियाँ खुश हो जाएंगी इस पेन से कि सर जी पर्पल पेन आ गया, है ना। साफ दिख रहा है, वाइट पन्ने पे अच्छा चल रहा है ना। देखो लिखा है ड्रोन इज अ टाइप ऑफ अ एयरक्राफ्ट। ओके, अ टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, कि ड्रोन क्या होता है, आपका एयरक्राफ्ट का एक टाइप है। अ ड्रोन इज ऑल्सो नोन एज अनमैन्ड एरियल व्हीकल। एक MCQ आपका यहाँ से पक्का, ठीक है, पक्का हो गया कि भैया ये UAV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है। दिमाग में घुसेड़ लो, एरियल, हमसे भी गलती हो गई थी, इसीलिए बता दें फास्ट कर लो, ठीक है, हमसे भी गलती हो गई थी। तो ये क्या है, ये लिखा है एरियल। एरियल होता है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल, अगर लिखा हो तो उसको काट देना, वो सही नहीं होगा। क्या सही होगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। तो कहता है ड्रोन इज अनमैन्ड। ये ड्रोन क्या है, अनमैन्ड होता है, क्यों, क्योंकि उसको चलाने के लिए किसी भी पायलट की नीड उस ड्रोन के अंदर नहीं होती है। उसको उड़ाने के लिए ना वो आराम से कहीं एक अलग सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे वो कंट्रोल हो रहा है, मतलब पे ड्रोन यहाँ वहाँ पूरा उड़ रहा है, ठीक है। फिर देखो आपका आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रोन। आखिर जो ड्रोन हैं उनकी टाइप कौन कौन से होते हैं। देखो ड्रोन को कैटेगराइज किया गया किसके बेसिस में, बाई साइज के अकॉर्डिंग, पर्पस के अकॉर्डिंग और आप उनके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। देखो पहले आता है साइज। देखो आपके आते हैं मिनी ड्रोन्स, है ना, माइक्रो ड्रोन्स, लार्ज ड्रोन्स और आपके आते हैं नैनो ड्रोन्स। ऐसे ड्रोन जिनका साइज 250 ग्राम से कम है वो क्या होते हैं, आपके होते हैं नैनो ड्रोन्स। कहाँ होते हैं, इंडोर, घर के अंदर उड़ाना है, छत पे हल्का फुल्का यहाँ वहाँ घुमा लिए थोड़ा बहुत, उसके लिए जो होता है कौन सा, नैनो ड्रोन्स। फिर आपके आते हैं मिनी ड्रोन्स, 250 ग्राम से 2 केजी का वेट होगा, रिक्रिएशनल यूज़ या फिर एजुकेशनल यूज़ के लिए, इसको पढ़ाई के पर्पस वगैरह के लिए इनको यहाँ पे यूज़ किया जाता है, किसको, मिनी ड्रोन्स को, ठीक है। फिर आपके आते हैं देखो माइक्रो ड्रोन्स, 2 केजी से लेके 25 कितने यूज़ होता है, कहाँ आपका यूज़ होता है, एरियल फोटोग्राफी के लिए या फिर सर्वे वगैरह करना है आपको, या आपको फोटोग्राफी वगैरह करनी है, उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं हम लोग इसका माइक्रो ड्रोन्स का। फिर देखो आपका आता है लार्ज ड्रोन्स, मतलब जिनका वेट 25 केजी से ज़्यादा होता है ना, वो आपके होते हैं लार्ज ड्रोन्स, मिलिट्री के लिए या फिर कार्गो ट्रांसपोर्ट, जो आपके कार्गो वगैरह हैं, जो आपका सामान वगैरह होता है उसको यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए या फिर मिलिट्री पर्पज़ के लिए लार्ज ड्रोन का यूज़ किया जाता है ना। फिर देखो आपका आ गया पर्पज़ के अकॉर्डिंग कि भाई क्या है, तो आपका आगे पहले कौन सा, रिक्रिएशनल यूज़, मतलब फोटोग्राफी के लिए, लेज़र वगैरह के लिए, फ़ोटो खींचनी है, बढ़िया वीडियो बनाना है कोई, उसके लिए आपकी होगी कौन सी, रिक्रिएशनल ड्रोन्स। फिर आपका देखो लिखा है कॉमर्शियल ड्रोन, मतलब आपके एग्रीकल्चर के लिए, रियल एस्टेट के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए जो आपके ड्रोन यूज़ होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉमर्शियल ड्रोन्स, ठीक है। फिर आपके देखो आते हैं मिलिट्री ड्रोन, सर्विलांस करना है ना, रिकन्सीनियंस करना है, कॉम्बैट कोई मिशन वगैरह है, वॉर चल रही है, वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, तो क्या होता है उनको हम कहते हैं मिलिट्री ड्रोन्स, है ना। फिर देखो आपके आते हैं रिसर्च, मतलब आपके स्टडीज़ करनी है एनवायरनमेंट की, आपके वाइल्ड लाइफ की मॉनिटरिंग करनी है, आपको कोई डिजास्टर आ गई है, कहीं पे बाढ़ आ गई है, कहीं पे जंगल में आग लग गई है, वहाँ पे आपको हेल्प एड पहुँचाना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका, उसके यूज़ करते हैं किसका, रिसर्च ड्रोन्स का, ठीक है। फिर देखो आपका आता है बाय डिज़ाइन एंड कैपेबिलिटी, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा रहने वाला है। फिर देखो आपके आते हैं सिंगल रोटर, जिसके अंदर खाली एक पंखा लगा है, एक मोटर है, 3 पंखे लगा हेलीकॉप्टर कुछ है, वो आपके होते हैं सिंगल रोटर ड्रोन्स, ठीक है। कहाँ पे होंगे, आपके फोटोग्राफी के लिए और पेलोड, हल्का फुल्का कोई लोड है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपका इनका यूज़ किया जाता है। फिर देखो आपके आते हैं फिक्स्ड विंग वाले, है ना, इनमें क्या होगा, लंबी दूरी के लिए होता है और इनका यूज़ कहाँ होता है, मैपिंग के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है, इसका फिक्स्ड विंग का, है ना। फिर देखो आपके आते हैं मल्टी रोटर्स, इसमें आपके देखो अगर कहूँगा मल्टी रोटर में आएंगे आपके क्वाड कॉप्टर, है ना, क्वाड कॉप्टर, हेक्साकॉप्टर, ऑक्टोकॉप्टर, है ना, ये सब आप देखिएगा, ये सब क्या आते हैं किसके अंदर, मल्टी रोटर के अंदर। कहाँ यूज़ होता है, फोटोग्राफी करने के लिए होता है इनका यूज़, और कहाँ होता है, इंस्पेक्शन करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। फिर देखो आपका आता है हाइब्रिड ड्रोन्स, देखो ये क्या होते हैं, वर्टिकल टेक ऑफ, है ना, वर्टिकल मतलब देखो दे लिख देता है VTOL, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, है ना, कि ये क्या है, जो ड्रोन आपका है, हमारा ड्रोन है, तो ये वर्टिकली ही क्या एकदम सीधा ये टेक ऑफ कर जाएगा और एकदम सीधा ये उतर भी जाएगा। इसको उड़ने के लिए किसी रनवे की नीड नहीं होती है, जिसको VTOL ड्रोन्स को। और इनके कहाँ किया जाता है, जो बहुत लंबी दूरियाँ होती हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए इन ड्रोन का यूज़ किया जाता है ना।
तो क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, तो आपको देखा है मैपिंग एंड सर्वे करने के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए, आपके जो डिलीवरी सर्विस है उनके लिए, फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग के लिए यूज़ होता है, आपके वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है, मेडिकल एड के लिए यूज़ किया जाता है, सर्विलांस के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इन सब के लिए हम लोग ड्रोन का यूज़ करते हैं ना। अब जो स्मार्ट बच्चा होगा वो इन सारे पॉइंट को बढ़िया से बना के सर्किल ऐसे बनाओ गोला, डालो एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन और इस करके सारे पॉइंट को एक बार में लिख डालो, ताकि एग्जाम देने जाओ लॉन्ग में आ गया तो सारे पॉइंट आपको रिमेंबर रहेंगे, खाली कहानी लिखनी रहेगी तो फिर आप लिख ही लोगे, है ना। ठीक है, फिर देखो आगे कंपोनेंट्स ऑफ ड्रोन्स, आखिर ड्रोन्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो पहला क्या होगा, फ्रेम, ड्रोन का पूरा बाहर का स्ट्रक्चर पूरा फ्रेम हो गया। फिर क्या आगे प्रोपेलर है ना, ड्रोन को लिफ्ट कराने के लिए क्या यूज़ होते हैं, प्रोपेलर यूज़ किया जाता है। फिर क्या आगे मोटर है ना, उसके पंखों को घुमाने के लिए जो फैन है, जो प्रोपेलर है उसको राउंड करने के लिए, ड्राइव करने के लिए किसका यूज़ होता है आपका, वो आपका यूज़ होता है जिसका, मोटर्स का। फिर देखो आपका आता है फ्लाइट कंट्रोलर है ना, इस रिमोट मतलब पूरे ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए क्या यूज़ होता है आपका, आपका यूज़ होता है फ्लाइट कंट्रोलर का। उसको पावर मिलती रहे उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, उसके यूज़ करते हैं किसका, बैटरी का। सेंसर्स आपके देखो यूज़ होते हैं कहाँ पे, इनहैंस द फंक्शनैलिटी एंड डेटा कलेक्शन है ना, डेटा कलेक्शन करने के लिए, जो फंक्शन के लिए ड्रोन को उड़ाया गया है उसको, उन सब चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए क्या यूज़ होता है आपका, सेंसर का यूज़ ड्रोन के अंदर किया जाता है। फिर आपका हो गया देखो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, कि भाई डेटा को, सिग्नल्स को ये ट्रांसमिट कर पाएँ और जो सिग्नल मिल रहा है जिससे फ्लाइट कंट्रोलर से, रिमोट से, उसको ये रिसीव भी कर पाएँ, उसके लिए हम लोग इसके अंदर ट्रांसमीटर और इसका यूज़ कर रहे होते हैं ना। फिर देखो आपका आता है गिम्बल्स, गिम्बल्स का होता है स्टेबलाइज द कैमरास फॉर द स्मूथ फुटेज है ना, ताकि जो फोटोज़ वगैरह हैं बहुत ही स्मूथ हैं, उसके लिए गिम्बल का यूज़ भी यहाँ पे ड्रोन्स के अंदर किया जाता है ना। ठीक है, फिर देखो आपका आता है चैप्टर नंबर 8 ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस। इसके पहले देखो ई कॉमर्स क्या होती है पता है ना आप सभी को, कि भाई जब भी हम लोग कोई भी शॉपिंग ऑनलाइन करते हैं, जब भी हम कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं, तो उस चीज़ को, उस पूरी प्रोसेस को, या हम लोग कह लें कोई भी बिजनेस है वो अगर ऑनलाइन रन हो रहा है, इंटरनेट का यूज़ करके उसका रन है, वो रन हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं भाई वो क्या है, वो आपका ई कॉमर्स के अंतर्गत वो आ जाएगा आपका। ठीक है, एक बार ये एड्रेस देख लो एक बार आप लोग, है ना, दिख रहा है आपको अब एड्रेस, एक मिनट को अभी दिखेगा आपको, अब देखो दिख रहा होगा ना। देखो इन्होंने एक भैया जी हैं, ठीक है, क्यों पढ़ाई ज़रूरी है देख लो, इन्होंने एड्रेस लाया सलीम लाला, पाशा भाई की दुकान आके पूछ लो, सलीम लाला किधर रहते हैं, सीधा घर तक लाके छोड़ देगा। हाँ, ये डाल दिया इन्होंने एड्रेस में डालकर, इनको पता नहीं है एड्रेस क्या है, डाल दे भैया यहाँ पे आप आ जाओ, ठीक है, और वहाँ दुकान होगी उन भैया की, पाशा भैया की, उनसे पूछो कि भाई ये कहाँ रहते हैं, वो खुद ही आके आपको यहाँ पे छोड़ देंगे। तो बहुत ही VIP एड्रेस है इनका, अच्छी बात है ना। ये भी मैंने मीम कहीं लिया है, वैसे अच्छा मीम लगा मुझे ये भी। देखो टाइप ऑफ ई कॉमर्स, टाइप क्या होते हैं, B2C, B2B, C2C और C2B है ना। इनके एग्जाम्पल क्या है खुद ही बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, बाकी तो कल डिस्कस करेंगे। B2B, B2C क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, कि भाई कोई बिजनेस है वो रन हो रहा है और वो डायरेक्टली कंज्यूमर से डील कर रहा है, क्या हो गया B2C। दस लाइक बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब फ्लिपकार्ट बिजनेस है, सीधे कंज्यूमर से कौन कर रहा है, बीच का काम ही खत्म। ठीक, आपका B2C। B2B में क्या होगा, बिजनेस टू बिजनेस रन काम चल रहा है, कि भाई एक बिजनेस से सेकेंड लाइक आपका अली बाबा है ना, आपके एक बिजनेस से सेकेंड बिजनेस तक वो पूरा काउंटर का लिंक बना हुआ है। फिर कहता है C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब आपका OLX वगैरह हो गया, कि भाई कंज्यूमर से सामान लिया, कंज्यूमर को जाके हमने बेच दिया। फिर तो खैर आपका कंज्यूमर टू बिजनेस, ऐसा बिजनेस जहाँ पे कंज्यूमर से सामान लिया जा रहा हो और बिजनेस को बेचा जा रहा हो, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका हो गया C2B का मॉडल। ठीक, तो क्या क्या फ़ायदे हैं किसके, ई कॉमर्स के। तो पहला क्या है, बहुत ही कन्वीनियंस होता है ना, बहुत ही ईजी है, इससे कुछ सामान को मंगाना, बुक करना, खरीदना, बेचना ना, बहुत ही ईजी है। फिर है वाइडर रीच, बहुत ही लोगों तक हम लोग इसको क्या बहुत आसान तरीके से पहुंच सकते हैं। फिर आपका देखो लिखा है लोअर कॉस्ट है ना, इसकी जो कॉस्ट है बहुत ही कम आती है। फिर देखो लिखा है पर्सनलाइजेशन, मतलब हमारे ऊपर डिपेंड है कि भाई हमें क्या लेना है, क्या नहीं खरीदना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड पूरा करता है ना। तो ये क्या होगा, इसके एडवांटेजेस हो गए। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, क्या क्या देखो हैं वो। आपका लिखा है सिक्योरिटी कंसर्न्स, बहुत ही रिस्क रहता है भाई कि सामान हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। लैक ऑफ पर्सनल टच, कि भाई मोहल्ले में चाचा रहते हैं,
उनके यहाँ सामान लेने जा रहे हैं, उनसे बढ़िया व्यवहार बनाया। कभी मान लो पैसा नहीं भी है तो सामान ले लिया हमने और पैसा उनको हम बाद में दे रहे हैं, बाद में कहा भी आपको अभी है नहीं, कल आपको दे देंगे या परसों दे देंगे। तो ये भी चीज़ें इससे एक बॉन्डिंग बन जाती है लोगों के बीच में, है ना। लेकिन ऑनलाइन में क्या है, ई कॉमर्स में क्या है, इसका कहीं ना कहीं हमें कमी यहाँ पे खलती है। फिर देखो लिखा है डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। अगर क्या होगा, मोबाइलें नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है, रिचार्जिंग, तो क्या तो फिर टेक्नोलॉजी का तो फिर हम लोग कह लें कि बहुत ही इशूज़ आते हैं। जैसे कि एग्जांपल मान लो कि मैंने अभी जो ये पेन टैब था, है ना, ये डिब्बा देख रहे होंगे आप लोग, यहाँ पे दिख रहा होगा होपफुली आपको, ये वाईकॉम हुयॉन का है पेन टैब, ठीक है भैया। ये जब ये मतलब बुक किया गया तो मेरा डायरेक्टली फ़ोन आया और उसमें वो जो नंबर दिया गया था, मेरा बच्चे ने बुक किया था तो मेरा अदर नंबर था, ठीक है, वो अलग नंबर था, मेरा दूसरा नंबर था, नंबर लिखने जा रहा था यहाँ पे, अच्छा ठीक है, मुझे नंबर मतलब पर्सनल नंबर था वो यहाँ पे दे दिया गया। अब क्या हुआ, उसमें रिचार्ज नहीं, वो कॉल कर रहा होगा, कॉल ही नहीं आई उसमें। फिर मैंने देखा कि भाई मैसेज आ रहा है मेरे ईमेल पे कि भाई ये आपके नाम पे ऑर्डर बुक हुआ है। फिर मैंने भाई कांटेक्ट किया उनसे किस तरीके से, फिर बहुत ही मुश्किल से जाके हमें वो ऑर्डर मेरा मिला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी एक इशू ई कॉमर्स के अंदर आता है। फिर उनका शिपिंग इशू था ना, जो मैं बात कर रहा था अभी, कि भाई आपने बुक किया कहीं पे, चला गया कहीं पे, या मान लो आपके में ऑर्डर आया, मंगाया आपने आईफोन, निकले उससे पत्थर या निकला उससे नोकिया। तो ये कभी कभी ये इशूज़ भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये सारे क्या है, इसकी हो गए डिसएडवांटेज। अब देखो आता है ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस क्या होता है, जब भी कोई गवर्नमेंट क्या करती है, अपने लोगों से, अपनी जनता से ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू कांटेक्ट करती है, अपने रिलेशन बनाती है, बिल्डअप करती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं ई गवर्नेंस, ठीक है। तो क्या क्या टाइप्स हैं, G2C गवर्नमेंट टू कंज्यूमर्स या कस्टमर्स कह लो या सिटीजन्स कह लो। यहाँ होगा सिटीजन्स, है ना, C फॉर सिटीजन, है ना, ध्यान रखना, भूल जाओ लिख दो गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, ठीक है, या कस्टमर, है ना, सिटीजन्स। जब गवर्नमेंट है वो सिटीजन से कनेक्ट कर रही डायरेक्टली, तो क्या होगा यहाँ पे G2C। जब गवर्नमेंट बिजनेसेस से कनेक्ट करते तो क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं G2B मॉडल। फिर जब गवर्नमेंट अपनी अदर, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट से कनेक्ट कर रही तो हम क्या बोलेंगे, इसको G2G बोलेंगे। फिर आपका आता है C2G, जब कोई जो सिटीजन्स हैं जब वो गवर्नमेंट से खुद कांटेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, C2G। इनके एग्जांपल्स आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, बाकी हम लोग कल की मॉर्निंग वाली क्लास में इनको डिस्कस तो करेंगे ही करेंगे, बट आप लोग कमेंट बॉक्स में इन सभी के आंसर्स जरूर बताइए कि G2C क्या होता है, G2B क्या होता है, G2G क्या है, C2G क्या है, इनको आप कमेंट में बताइएगा। और जिसकी सबसे अच्छी कमेंट होगी उसको हम कमेंट को पिनअप करेंगे। और अगली क्लास में या जब आपके एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम कैसा आया, जब लोग उसको डिस्कस कर रहे होंगे तो फिर हम उस कमेंट को सॉर्ट आउट भी वहाँ पे करेंगे, ठीक है। फिर देखो लिखा है एडवांटेजेस, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके ई गवर्नेंस की। तो पहले क्या, ट्रांसपेरेंसी रहती है, एकदम पारदर्शिता पूरी यहाँ पे बनी रहती है। आपका एफिशिएंसी, मतलब बहुत ही एफिशिएंट होता है कौन, आपका ई गवर्नेंस। एक्सेसिबिलिटी, कि भाई कोई भी काम है तो हमें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं मारने पड़ते हैं, ईजिली हमारा काम हो जाता है। फिर है कॉस्ट इफेक्टिव, है कि पैसा भी हमारा कम लगता है। क्या देखो उसके डिसएडवांटेज है, डिजिटल डिवाइड। इससे क्या होता है ना, ई गवर्नेंस लिख देते हैं ना एक बार। इससे क्या होता है कि डिजिटल डिवाइड कहते हैं, ऐसे लोग जिनको डिजिटल वर्ल्ड की नॉलेज है उनका तो काम चल रहा है, पर कई सारे ऐसे भी लोग होते हैं गांव में या कहीं पर जो पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, उनको नॉलेज नहीं है, तो फिर वो सब लोग इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं ना। तो यहाँ पे ये बात हो गई। फिर क्या, प्राइवेसी कंसर्न्स, कि भाई जो प्राइवेसी है हमारी, सिक्योरिटी हमारी है, ये हमारे लीक होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। फिर देखो क्या, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, कि भाई किसी भी योजना को ई गवर्नेंस के अंदर लॉन्च करना, उसका इम्प्लीमेंट करना इंडिया वगैरह में तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। क्यों, क्योंकि भाई लोगों को पता नहीं है, लोगों पास मोबाइल ही नहीं है, अभी भी कई लोग पास इंटरनेट नहीं है, तो वो कैसे उन सारी सुविधाओं को यूज़ करेंगे ना, ये भी इशू आता है। फिर देखो लिखा है रजिस्टेंस टू चेंज, कि भाई इसमें बदलाव लाना बहुत मुश्किल होता है। लोग चाहते नहीं हैं कि इसमें जल्दी से बदलाव, क्योंकि लोगों को फिर पूरी नई प्रोसेस से चीज़ों को सीखना पड़ता है। मान लो कोई अंकल हैं, उन्होंने कुछ सीखा, अब उसमें कोई चेंज आ गया तो उनको दोबारा से उस चीज़ को पूरा सीखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इश्यूज तो आते ही आते हैं, ठीक है। फिर देखो लोग बात करेंगे यहाँ पे EPS की। EPS मतलब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। पेन को चेंज करते हैं, बोर हो गया हूँ मैं पेन से, अब ये पेन लगाते हैं। देखो क्या होता है EPS, समझ नहीं आ रहा कि ये है कलर किसी कलर का, ये लगाते हैं, ये अच्छा पेन लग रहा है। देखो EPS है ना, देखो आखिर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता क्या है, कि जितनी भी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन अपने पैसे के ट्रांजेक्शन को करने के लिए यूज़ करते हैं, उन सभी को हम लोग बोलते हैं क्या, चाहे वो आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड हो,
चाहे आपका वो ई वॉलेट हो, पेटीएम का वॉलेट, अमेजॉन का वॉलेट, चाहे आपका वो बैंक ट्रांसफर हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी, चाहे आपका वो मोबाइल पेमेंट हो, जो कुछ हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं उन सभी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम या ई पेमेंट सिस्टम, या फिर शॉर्ट में और कहें तो EPS, है ना। ठीक है, क्या फ़ायदे देखो इसके हैं। इस पर होती भाई कि हमें कुछ चाहिए तुरंत पेमेंट कर दी, बंद से पेमेंट हमारी रात दिन कभी भी हो गई। कन्वीनियंस बहुत होता है कि भाई जरूर तो मान लो 10 लाख की पेमेंट करनी है हमें, या मान लो 10,000 पेमेंट करनी, तो उतना कैश लेके हमें यहाँ वहाँ घूमना टहलना नहीं पड़ता है। रिकॉर्ड कीपिंग, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, मतलब कब किसको कितना पैसा हमने पे किया। और देखो है ग्लोबल ट्रांजेक्शन के, हम लोग वर्ल्ड वाइड कहीं भी अपने पैसे को, अपने ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं ना। फिर देखो आपका आता है क्या डिसएडवांटेज, क्या क्या देखो इसकी है। पहला लिखा है देखो सिक्योरिटी रिस्क, कि भाई सिक्योरिटी रिस्क तो यहाँ पे हमेशा बना रहता है। फिर देखो आपका आता है टेक्निकल इश्यूज़, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें टेक्निकल इश्यूज़ का सामना भी करना पड़ता है। फिर देखो आपका आता है फ़ीस, कि भैया लोगों को मतलब कई बार क्या होता है कि ट्रांजेक्शन करने के लिए कुछ फ़ीस पेमेंट करना पड़ता है, कुछ फ़ीस देनी पड़ती है ना, तो उसका भी एक इशू रहता है। फिर लिखा है इंडिपेंडेंसी ऑन द इंटरनेट, कि भाई पूरी जो प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड रहती है, इंटरनेट पे डिपेंड रहती है। अगर मान लो इंटरनेट ही नहीं आ रहा है तो आप कोई भी वॉलेट का यूज़ नहीं कर पाओगे, किसी चीज़ का आप लोग यूज़ नहीं कर पाओगे। देखो क्या क्या सर्विसेज हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, जो इंडिया के अंदर प्रोवाइड की जाती है। अब तो पता है आपका RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऑनलाइन। इसके थ्रू आप लोग को किसी भी चीज़ की जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी इस पोर्टल पे जाके, है ना। फिर आपको दिखाएगा ई टेंडरिंग, टेंडर वगैरह पास करने के लिए यूज़ होते हैं कौन सी, ई टेंडरिंग। फिर आपका ई डिस्ट्रिक्ट यूज़ ना, है ना, गाँव में जैसे देखा होगा आपने ये होती है ई डिस्ट्रिक्ट। फिर आपको देखो आता है ई सेवा, है ना, ये भी गांव में यूज़ होती है बहुत ज़्यादा। फिर कहते हैं M-गवर्नेंस, की भाई जितनी भी गवर्नमेंट की सुविधाएं सारी हैं वो सारी आपके फिर मोबाइल ऐप के थ्रू या SMS के थ्रू आप यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर देखो आपको आता है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, है ना। जी क्या हो भैया, ठीक है। फिर देखो आपका आता है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, है ना, कि भाई जो भी डिजिटल इंडिया के सारे चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे इन डिजिटल लिटरेसी कितनी है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी जानकारी आप लोग यहाँ से इस वाले पोर्टल से जाके ले सकते हैं ना। बाकी चीज़ों को हमने अपने रीजन क्लास के अंदर बहुत ब्रॉडली डिस्कस किया था ना। फिर देखो आपका आता है हमारा लास्ट चैप्टर, कौन सा, साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम, है ना, कि भाई आखिर साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर क्राइम क्या होता है, इनके बारे में बात करेंगे। देखो पहले जान लो होता क्या साइबर सिक्योरिटी। देखो इनको देखो, पहले इन सिस्टम में कहा कि भैया डालो पासवर्ड, डाल दिए India 1 2 3, फिर आया कि पासवर्ड मस्ट कंटेन कैपिटल, भाई वहाँ पे कैपिटल भी होनी चाहिए। तो क्या बता रहे हैं, दिल्ली 1 2 3 डाल रहे हैं, मतलब इंडिया कैपिटल डाल दी है। ये नहीं पता कि भाई कैपिटल मतलब क्या होता है, भाई इनको अपर केस में लिखना है ना हमें। तो यही एक जो सेम प्रॉब्लम है, गुस्सा आ रहा देखो ना यहाँ पे, यही सेम प्रॉब्लम के कॉज से क्या होता है हमारे साथ रिस्क साइबर क्राइम कई बार हो जाता है। तो क्या होता है साइबर सिक्योरिटी, जब भी हम लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो कई सारी ऐसी मैलिशियस एक्टिविटीज़ होती हैं, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमें हार्म करना चाहते हैं या हमारे पैसे को लेना चाहते हैं या कुल मिला के हमें बदनाम करना चाहते हैं। कई सारे काम हैं जो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो उनसे खुद को सिक्योर रखना ही क्या कहलाता है, वो इतना कहलाता है साइबर सिक्योरिटी। और जब ये क्राइम हमारे साथ हो जाता है तो उस क्राइम को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, साइबर क्राइम, ठीक है। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर क्राइम नहीं होगा यहाँ पे, ये कि साइबर सिक्योरिटी कह लो, यहाँ पे सिक्योरिटी लिख लो, है ना, सिक्योरिटी लिख लो, या इंश्योरिंग सिक्योरिटी ना डिजिटल लैंडस्केप, कि क्या क्या फ़ायदे हैं। पर खैर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि भाई जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो यहाँ पे बढ़ना चाहिए। फिर तो लिखा आपका ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़, फिर तो लिखा आपका थ्रेट लैंडस्केप का ह्यूमन बिहेवियर। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम लोग ये इंश्योर कर सकते हैं कि भाई जो हमारा सिस्टम है वो सिक्योर पूरा है कि नहीं है ना। ये इतना ख्याल इम्पॉर्टेंट ये चीज़ तो नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पक्का कुछ निशाना है कि भाई टाइप क्या होते हैं साइबर क्राइम के। देखो क्या क्या होते हैं, पहले देखो क्या हैकिंग, क्या होती है हैकिंग, कि डेटा को चुरा लेना, सिस्टम अल्टरनेशन, कि भाई बिना यूज़र को, बिना हम लोग कह रहे हैं एडमिन को या बिना ओनर को बताए हुए उसके डेटा को चुरा लेना, धोखे से ले लेना, उसका गलत इस्तेमाल करना, ये कहलाता है आपका क्या, हैकिंग, है ना। फिर देखो लिखा है फिशिंग। फिशिंग क्या होती है, देखो मछली पकड़ना नहीं होता है, क्या होता है कि ईमेल स्कैम के थ्रू होती है, ये होती है फेक वेबसाइट, मतलब एक
इसमें क्या हुआ कि मान लो कोई पोर्टल है पेमेंट का और एकदम एडवर्टाइज वेबसाइट बना लेगी, खाली कुछ चेंज कर दिया गया उस वेबसाइट के अंदर और एकदम बढ़िया वैसे ही वेबसाइट बन गई है आपकी, ठीक है। पर वो क्या है, पर वो आपकी वेबसाइट है वो एकदम पूरी फेक है ना। अपने आपने मान लो वहाँ पे पेमेंट कर दी जाके, या मान लो कोई आपके में ईमेल आया फेक वाला, आपने क्लिक कर दिया, फिर आपका जो था आपका जो आईडी पासवर्ड था वो उस यूज़र को मिल गया जाके, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्या इसको हम बोलते हैं फिशिंग, ठीक है। फिर देखो आपका आता है स्पूफिंग कि डिवाइस इम्पर्सनेशन या फिर यूज़र इम्पर्सनेशन, मतलब कि भाई आपने सोच रहे हो कि आप डिवाइस तो अपनी यूज़ कर रहे हो लेकिन आपकी डिवाइस को किसी ने अंदर से चेंज कर दिया, आपका सर्विस चेंज कर दिया पूरा, आपको लग तो रहा है कि आप अपना यूज़ कर रहे हो पर वो आपका है ही नहीं, इसको हम बोलते हैं क्या स्पूफिंग करना, है ना। फिर तो उनका आइडेंटिटी थेफ्ट किया, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा लिया और क्या कर रहा है उससे कई सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ गलत एक्टिविटीज़ को वहाँ पे वो परफॉर्म कर रहा है, तो हम बोलते हैं क्या आइडेंटिटी थेफ्ट। फिर ऊपर लिखा आपका साइबर बुलिंग कि भाई किसी को ऑनलाइन क्या करना, हैरेस करना, उसको ब्लैकमेल करना, धमकियाँ देना, ये सब किसके अंदर आता है आपका, ये सब होता है आपका साइबर बुलिंग के अंदर का, साइबर बुली के अंदर का आपकी सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो कुछ ये आपके मेजर टाइप हैं किसके, साइबर क्राइम के, ओके। फिर देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट आपका आता है जीरो ट्रस्ट का। देखो ये क्या होता है, देखो होता क्या है, नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई, कि अगर आप एक इंटरनेट यूज़र हैं स्पेशली फॉर गर्ल्स, है ना, अगर आप एक लड़की हैं और आप अगर इंटरनेट को यूज़ कर रही हूँ तो आप लोग बिना चीज़ों को वेरीफाई किए हुए कि कभी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। देखो देखो यहाँ पे बना हुआ है, ये देखो इसको देखो एक बार, कह रहा है हाउ मच यू ट्रस्ट, कितना तुम ट्रस्ट करते हो, तो थप्पड़ मारा इस केस ने एक तो पहले, और क्या कह रहा है जीरो, है ना, हम बिल्कुल भी तुम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। और ऑनलाइन की दुनिया में, नेट की दुनिया में किसी पे भी, चाहे वो कोई भी हो आपका, उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ट्रस्ट बोलते हैं। क्या मॉडल है आपका इसका, वेरीफाई द आइडेंटिटी, पहले उसको वेरीफाई कर लो हमेशा कि भाई वो यूज़र ऑथेंटिकेट है कि नहीं है, या फिर जो वो डिवाइस को यूज़ कर रहा है। ऐसा नहीं कि मान लो मैसेज मेरे पापा के फ़ोन से आ रहा है तो पापा ही चला रहे हो उसको, हो सकता है भाई पापा फ़ोन कहीं गिर गया हो और उस मोबाइल को कोई और यूज़ कर रहा हो, है ना, तो ये भी आपका हो सकता है। फिर तो लिखा है आपका लीस्ट प्रिविलेज एक्सेस, कि भाई रोल बेस्ड एक्सेस मिल सकता है, मतलब अपनी एक्सेस को, अपनी चीज़ों को बहुत ही कम लोगों के पास एक्सेस उस चीज़ की दो। अगर आप एक ओनर हो किसी कंपनी की, मान लो मेरा चैनल है तो मैं इस चैनल की एक्सेस खाली अपने जानने वालों के, जो बहुत क्लोज लोग होंगे, बहुत क्लोज कोई क्लाइंट है मेरा, वर्कर है, सॉरी मेरा मान लो पार्टनर है मेरा कोई, तो हम उसको इन एक्सेस को देंगे, ठीक है, सबको तो बांट सकते नहीं है। फिर लिखा है माइक्रो सेगमेंटेशन, कि भाई अपने काम को छोटे छोटे काम में डिवाइड कर दो। मान लो आपका कोई नेटवर्क है तो ऐसा ना करो कि सारा जो डेटा है पूरा आपका वो आपका एक ही सर्वर पे स्टोर है, उसको हम लोग अलग अलग जगह पे उसको स्टोर करेंगे, ताकि मान लो कभी कोई सिस्टम हमारा नेटवर्क हमारा हैक हो जाए या हमारा उसमें ब्रेकडाउन हो जाए तो डेटा हमारा कहीं भी पूरा लॉस ना हो, है ना। फिर कंटेंट मॉनिटरिंग, हमेशा निगरानी बनाए रखो अपना, उसका जो आपका पूरा बिहेवियर है यूज़र का वो देखते रहो। अगर आप लोग नेटवर्क यूज़ कर रहे हो तो उसकी मॉनिटरिंग पूरी हमेशा करते रहनी चाहिए। यही क्या जिस आपका पूरा मिला के बनता है जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल, है ना, मतलब नेवर ट्रस्ट ऑलवेज वेरीफाई, है ना, ठीक है। फिर देखो आपका आता है हैकर्स और हैकिंग। देखो हैकर्स क्या होते हैं और हैकिंग क्या होती है। हैकर्स क्या होते हैं, मैंने बताया भी आपको कि जब भी किसी भी यूज़र के, किसी भी हम लोग कह लें कोई भी आपका एक यूज़र है, ठीक है, उसके डिवाइस को आप बिना पूछे, या किसी ने मान लो बिना पूछे, बिना उसकी परमिशन के एक्सेस कर लिया और उसका मिसयूज़ किया, या उसको किसी अदर चीज़ के लिए यूज़ किया गया पर उससे पूछा नहीं गया है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्या, हैकिंग। ठीक है, किसी से बिना पूछे किसी की डिवाइस को यूज़ करना, ठीक है, हैकिंग बोलते हैं उसको। और जो ये काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हैकर, है ना, बोलते हैं ना हैकर है भाई, तो वही वाला हैकर। देखो क्या हैकर टाइप कितने होते हैं, हैकर आपके होते हैं 3 टाइप के। पहला आपका हो गया, तो बड़ा कर दिया जाए, ये लो, है ना, अब दिखा होगा आपको अच्छे से। देखो पहला आपका हो गया वाइट हेड, फिर आपका हो गया ब्लैक हेड, फिर आपका हो गया ग्रे हेड। देखो वाइट हेड हैकर क्या होते हैं कि भाई ऐसे हैकर जो क्या करते हैं, सिस्टम को एक्सेस करते हैं, किसके लिए, सिक्योरिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए और उसको थ्रेट से बचाने के लिए। कि भाई मान लो बैंक है, उसने अपना बैंक है, मान लो कोई बैंक है, देखो कोई एक बैंक है, ठीक है, उसने क्या किया, अपना बनाया एक सर्वर, और वो ये चाहती है कि भाई उसका जो सर्वर है वो पूरा सिक्योर है कि नहीं है। तो उसने कुछ लोगों को बुलाया और फिर कहा कि भाई आप हमारे सिस्टम को हैक करो। तो लोगों ने भाई ट्राई किया, आज जिसने हैक कर लिया तो भाई से पता चला क्या कि आखिर हमारे सिस्टम में कहाँ पे कमी थी, जो हमारा सिस्टम पूरा हैक हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कैसे, इसको हम बोलते हैं एथिकल हैकिंग भी।
और इनको हम बोलते हैं काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं वाइट हैट हैकर्स, ठीक है। फिर देखो आपके आते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। देखो ये क्या होते हैं कि भाई ऐसे लोग जो क्या होते हैं मैलिशियस हैकर्स होते हैं, जो किसी भी यूज़र के डेटा को एक्सेस करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं बिना उसकी परमिशन के, और उसका गलत यूज़ करते हैं, उसका मिसयूज़ करते हैं अपने पर्सनल गेन के लिए। तो वो कहलाते हैं हमारे कौन थे, वो कहलाते हैं हमारे हैं ब्लैक हैट हैकर्स, ठीक है। फिर देखो आपके आते हैं ग्रे हैट हैकर्स। एक्चुअली विदाउट अ परमिशन बट नॉट अ मॉलिशियसली, मतलब वो क्या करते हैं, वो चीज़ों को एक्सेस तो करते हैं, पर उनका जो इंटेंशन है वो गलत नहीं होता है, वो उनका किसी को हार्म करना, किसी को नुकसान करना उनका जो मेन एजेंडा है वो नहीं होता, ठीक है। उनको हम बोलते हैं ग्रे हैट हैकर्स, ठीक है। ये तो बात होगी इसकी हैकर्स की और हैकिंग की। अब देखो अगर इसमें साइबर क्राइम की प्रिवेंशन में कि हम लोग कैसे साइबर क्राइम को रोक सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग बनेगा इससे। देखो क्या है, पहले अगर आपको सुनाया कि हाँ व्हाट इज साइबर क्राइम एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट इट, कि साइबर क्राइम होता क्या है और उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट, उसको उससे लोग कैसे बच सकते हैं ना। देखो पहला क्या है, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। भाई पब्लिक कैंपेन्स करो, ट्रेनिंग प्रोग्राम को चलाओ, ताकि क्या हो, लोगों के अंदर जागरूकता फैले और लोग इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो सकें। फिर है सॉफ्टवेयर अपडेट। हमेशा अपने सिस्टम को, पैचेस को, अपने एप्लीकेशन को अपडेट करके हमेशा हमें उन चीज़ों को रखना चाहिए ना। फिर देखो लिखा है सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, आपका जो एंटीवायरस है, आपका जो फायरवॉल है, उसको हमेशा ऑन रखो, अपडेट रखो हमेशा, ताकि कोई भी अदर आपके डिवाइस को एक्सेस ना कर सके। फिर देखो लिखा है पासवर्ड पॉलिसीज़, है ना, हमेशा पासवर्ड को अपडेट करते रहो और कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट, अपने पासवर्ड को कॉम्प्लेक्स बनाओ ताकि आपके पासवर्ड कोई भी अंदाजे से तुक्का मार के गेस ना कर सके, ठीक है। देखो अभी फिर एक मीम है पुष्पराज का। क्या मीम कह रहा है कि देखो ये भैया कह रहे हैं कि 2000 का लॉटरी जीत गया तू, अपना OTP बता, कि भैया इन्होंने कहा इनसे कि आपके लगी है लॉटरी, आपके में आया हुआ OTP उसको बताइए और आपको 20,000 तो मिल जाएंगे। तो ये क्या बता कह रहे हैं कि पुष्पा नाम सुन के फूल समझा गया, मतलब मूर्ख है ना, फ्लावर नहीं फूल, समझा क्या। अभी तेरा नंबर साइबर पुलिस को व्हाट्सअप करेगा, है ना। तो क्या करना है, अगर आपका ऐसा कोई आता है कि आपको कोई OTP मांग रहा है, आपको लग रहा है कि वो फेक है, तो क्या करना है, आपका नंबर लेके तुरंत साइबर क्राइम पुलिस को दे देना, ठीक है। अब देखो क्या रहा है, रिपोर्ट साइबर क्राइम इंडिया, कैसे हम लोग साइबर क्राइम की रिपोर्ट को इंडिया के अंदर दर्ज कर सकते हैं। देखो कैसे करते हैं, साइबर क्राइम कैन बी रिपोर्ट थ्रू द साइबर क्राइम पोर्टल, लोकल पुलिस स्टेशन में, या फिर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर NCRC के अंदर। हम लोग 3 जगह यहाँ पे, ठीक है, मतलब पोर्टल पे जाके, पुलिस स्टेशन में, या फिर NCRC के मतलब सेंटर पे जाके हम लोग अपने साइबर क्राइम को, है ना, रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपके साथ उस चीज़ को हुआ है तो। ठीक है, मैं रिसेंटली गया था, एक लोग हैं उनका एक केस था, तो मैं रिसेंटली साइबर क्राइम के ऑफिस में गया था। खैर इंडिया के अंदर जल्दी सुनवाई तो नहीं होती है, मैं तो ये ओपनली कह रहा हूँ, ये बहुत ही बुरी बात है, ठीक है, कि साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लिटरली में कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आप कंप्लेन कराने जाओगे भी, कोई आपकी फेक आईडी बना के कुछ भी कर रहा है तो वो खाली कहेंगे कि हाँ हाँ हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। बहुत ही कम केसेस हैं जहाँ पे इसका सोल्यूशन अच्छा खासा मिल पाता है ना। बट आपका काम है और सरकार ध्यान दे ही रही है, पर और बेहतर करने की ज़रूरत सरकार को अभी इस मामले में है ना। तो पर आप लोग भी रिपोर्ट एटलीस्ट करा दिया करिए, कुछ नहीं तो कुछ तो सही रहेगा, है ना। ठीक है, फिर देखो ख़त्म, है ना। तो ये थी हमारी आज की क्लास। होपफुली आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो क्या करना है, चैनल को लाइक कर देना, ठीक। अब लाइक ले लीजिए भैया, बहुत हो गया, लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। मैं एम कर रहा हूँ 100 लाइक्स का, कि भाई कल तक आप लोग 100 लाइक्स कर दोगे, बाकी फिर आपके ऊपर है, ठीक है। फिर क्या करना है, चैनल को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, या फिर अपने जो जूनियर्स हैं, जो बच्चे अभी क्लास 9th के अंदर हैं, वो अभी आए हैं पढ़ने के लिए, उनसे आप लोग इस क्लास को शेयर ज़रूर कर देना कि भैया आप यहाँ से पढ़ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आगे भी आपसे, आपके जो बच्चे हैं उनके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, विद्यार्थियों के लिए जो इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स वगैरह रहेंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी, उनको मैं अपलोड करता रहूँगा। तो चैनल सब्सक्राइब भी आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। कल सुबह मिलते हैं, कितने बजे, 5 बजे नहीं है, छोड़ो 4 बजे मिलते हैं, 4 AM मॉर्निंग में। सुबह कल 4 बजे की क्लास होगी, ठीक है। शुरू में मैंने 5 कहा था, लेकिन अब करते हैं मेहनत, आप भी करिए। मैं तो खैर क्लास को रिकॉर्ड ही करूँगा, क्योंकि लाइव का भी सिस्टम सेटअप नहीं हो पाएगा ना, मेरे पास नहीं हो पाना, इन्वर्टर रहता, मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, चलेगी बत्ती, अब अंधेरा हो गया तो अब फिर आप देख ही नहीं पाओगे हमें, सब इशूज़ हैं अभी। तो खैर देखते हैं क्या होता है।
ठीक है। पर जल्दी ही कोशिश करेंगे कि हम लोग लाइव क्लास भी अब लिया करें, है ना, कुछ दिन में। तो 4 AM पे, बट मैं जगा रहूँगा 4 AM पे भी, और मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करता रहूँगा। अभी भी शाम में भी जब क्लास हो रही होगी आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं देता रहूँगा उन चीज़ों को, और रिप्लाई आपके कमेंट का आपको ज़रूर से ज़रूर पक्का मिलने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक, 4 AM में मिलते हैं कल हम लोग। अब ये क्लास आपकी ख़त्म हो गई। अब क्या करना है आपको चुपचाप पानी वानी पीना, खाना वाना खाना, आराम से जाके चुपचाप रिवीजन करने के लिए बैठ जाना शांति के साथ में। इस क्लास को एक बार देख लिया है आपने, लाइव देखा होगा, जब भी देखा हो, पर इस क्लास को दोबारा एक बार देखना। फिर उठाना अपने नोट्स, पापा 19 कोर्स, ठीक है। वीडियो पहले पढ़े हुए का पहले यूज़र हैं, तो जो पापा 19 कोर्स है वो पहले पढ़ा हुआ है पीछे वीडियोस में, एक बार देख लेना कैसे लेना है, या फिर मुझको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे DM करना, मैं बता दूं कैसे लेना है। अभी भी मौका है, कोई दिक्कत 19 का कोर्स है, आप लोग लेके अपने पूरे रिविजन को यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ले सकते हैं। बाकी होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो क्या करना है मैंने बता दिया है। ठीक, तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, सी यू, बाय बाय, मीट अगेन, ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है भाई, है ना, अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट, है ना, और जय